हेलो 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 बच्चा लोग, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके सामने आपका आदित्यानंद और आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं इसे बोलूंगा क्योंकि ये चैप्टर 1.5 आवर में कंप्लीट हो सकता है। कुछ भी नहीं आता है ना तो, और 1 से 2 क्वेश्चन हर एक साल आ रहा है इस टॉपिक से यार बच्चों। और इसमें 2 ही टॉपिक ही है बेटा, थोड़ा और टॉपिक करो तो 3 टॉपिक है जिसको कि 10-10 मिनट में पढ़ के उसके सारे क्वेश्चंस को 20-20 मिनट में करके 1.5 घंटे में बेटा पूरा चैप्टर कंप्लीट किया जा सकता है। जो मैं बोल रहा हूँ सुनना, और क्वेश्चंस गारंटेड हो गए क्योंकि अभी मैं कम से कम 20-30 क्वेश्चन आपको करा दूंगा, देखना इतने से ही कंटेंट के ऊपर। तो आप लोग एकदम रेडी हो जाइए। 2 आवर सामने लिखा है लेकिन इससे भी कम में चैप्टर कंप्लीट होगा, तो इसे छोड़ के हर हालत में मत जाना क्योंकि ये आपको गारंटेड एक क्वेश्चन देगा, वो भी बहुत ही कम समय में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो बच्चा लोग, मैं आदित्यानंद आप लोगों का वेलकम करता हूं परिवर्तन नीट के एक और बेहतरीन और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो 1.5 आवर में पूरा कंप्लीट होने वाला है विद न्यूमेरिकल, विद कॉन्सेप्ट, विद फ्रॉम जीरो टू जिनित। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जन्मदाता कौन है। तो हमारे ग्रेट साइंटिस्ट मैक्सवेल। ये आके सबसे बड़ा धुआंधार बात बोल दिया लोगों को कि भाई ये जो रेडिएशंस हो रहे हैं ना लाइट के, उसके पास 2 कंपोनेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी और मैग्नेटिक फील्ड का भी, और इसे तुम प्रोड्यूस कर सकते हो। कैसे? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला वो लाइन याद करो, एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये पहला आदमी था जिसने इसके ऊपर बात किया। और एक और ग्रेट साइंटिस्ट के बारे में बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है, हर्ज के बारे में। हर्ज पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर दिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंपोनेंट है एक ही चीज का, जो कि इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक वेव का। इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक वेव मतलब एक जो फोटॉन्स है, लाइट वेव है, गामा रेज है, ये सब एक्चुअल में 2 वेव के कंपोनेंट्स हैं। एक तरीके से 2 कंपोनेंट का कॉम्बिनेशन ऐसा बोलो, जिसमें इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट भी है और मैग्नेटिक कंपोनेंट भी है, जिसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया हर्ज ने। और तुम्हें जान के आश्चर्य होगा कि ये ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का भी एक्सपेरिमेंट आइंस्टाइन से पहले किया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लोग बहुत कम जानते हैं क्योंकि इन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट आइंस्टाइन से पहले कर दिया था, लेकिन वहाँ पे पूरा जनरलाइज्ड रिजल्ट इसने नहीं दिया था, लेकिन इसके एक्सपेरिमेंट में वो रिजल्ट था। यस सर। तो ये 2 साइंटिस्ट ने पूरा धुआंधार काम किया, सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, आपके बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है, जितना जानना था मैंने बोल दिया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस किया, ही प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड सेंट देम, इसने प्रोड्यूस भी किया और भेजा भी, राइट। ये इंपॉर्टेंट बात है। अब हमारे ग्रेट साइंटिस्ट मैक्सवेल ने क्या बोला कि ये जो वेव है, इस वेव के पास 2 कंपोनेंट है, एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, इलेक्ट्रिक, एंड दूसरा है मैग्नेटिक। अब इसके बारे में पूरा का पूरा ऑपरेशन करेंगे और समझेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोडक्शन कैसे हो सकता है, इसके बाद इसके कंपोनेंट्स किस तरीके से अपने प्रॉपर्टीज को लेके साथ चलता है और किस स्पीड से चलता है ये। तो ये जो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक कंपोनेंट इसके पास है, इसके बारे में जब हमने एनालिसिस किया तो हमें ये पता चला कि ये जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव है, यानी कि इसमें कुछ रिलेशन है, इलेक्ट्रिक वेव और मैग्नेटिक फील्ड में इसके प्रोपोगेशन में कुछ रिलेशन है। और इसके ऊपर एक और साइंटिस्ट ने काम किया, पॉइंटिंग ने, और पॉइंटिंग ने एक वेक्टर दिया कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो कैसे चलता है, ऐसे चल रहा है। तुम्हें दिख रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपोगेशन ऐसा है, लेकिन इसमें तो सर एक ही चीज है। यस, इंपॉर्टेंट बात यही था कि इसमें तो एक ही चीज है, या तो ये इलेक्ट्रिक है या तो ये मैग्नेटिक है, क्योंकि मैं एक ही वेव की बात किया। बिल्कुल सही बात है, ये एक ही है, या तो ये इलेक्ट्रिक हो सकता है या तो ये मैग्नेटिक हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो एक वेव तो ऐसे चल रहा है भैया, एक दूसरा वेव का क्या हालत है। तो अगर ये इलेक्ट्रिक वेव है और यहां पे ये जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, ये क्या है, एक्सिस व्हाट, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, ध्यान रखना क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, अगर ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव है एक्स डायरेक्शन में, मतलब अगर वेक्टर से रिप्रेजेंट करूं तो आई कैप में, तो दूसरा वेव में इधर ही प्रोपोगेट करेगा। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रिक वेव है, सपोज करो ये इलेक्ट्रिक वेव है, तो इसको प्रोपोगेशन किस डायरेक्शन में है,
आई डायरेक्शन में, और ये ऑसिलेशन किस में, ये दो अलग अलग बात है। प्रोपगेशन ऑफ वेव एंड ऑसिलेशन ऑफ वेव, दीज आर टू डिफरेंट थिंग। सबसे पहले समझना है बेटा, यहां पे ऑसिलेशन ऑफ वेव जो है सर, देखिए ध्यान से, वो इस डायरेक्शन में है मेरे प्यारे बच्चा लोग। देखिए ध्यान से, ये अगर ये एक्स है सपोज करो, मान लो, और मान लो ये एक वाई है, मान लो, तो ये वाई डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रहा है, ऐसे जा रहा है, टक 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 टक, ये ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, इस प्लेन में है, इस प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में ये प्रोपगेट करता हुआ जा रहा है। तो एक दूसरा वेव होगा जो इस तरीके से प्रोपगेट करेगा कि इसके प्लेन के परपेंडिकुलर हो। तो एक अगर ऐसे जा रहा है तो दूसरा ऐसे जाएगा। देखो ये इसका प्लेन ये है, ऐसे गया वेव, तो इसका प्लेन ये है, और ये ऐसे गया, इसका प्लेन ये है। तो एक प्लेन और दूसरा प्लेन, ये दोनों कैसे हैं, देखो परपेंडिकुलर प्लेन है। एक इसमें प्रोपगेट कर रहा है ऐसे 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 मेरे हाथों में, और एक नीचे वाले हाथों में इस तरीके से प्रोपगेट कर रहा है। तो दीज आर द टू प्रोपगेशन ऑफ वेव। एक प्रोपगेशन ऑफ वेव ऐसे 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 ऐसे, और एक प्रोपगेशन ऑफ वेव ऐसे 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 ऐसे। देख रहे हो ना, ये परपेंडिकुलर होगा। लेकिन क्या कहीं पे भी हो सकता है? आंसर है नो। इसका कुछ रूल होता है बेटा। तो ये अगर y डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रहा है तो तुम ई वाई वेक्टर लिखोगे इसे। अच्छा, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड है सर। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है, जब इलेक्ट्रिक का मैक्सिमा होगा तो मैग्नेटिक का भी मैक्सिमा होगा। जब इलेक्ट्रिक जीरो होगा तो मैग्नेटिक भी जीरो होगा। जब इलेक्ट्रिक का मैक्सिमा होगा तो मैग्नेटिक का भी मैक्सिमा होगा। जब मैग्नेटिक जीरो होगा इलेक्ट्रिक भी जीरो होगा। ये हर एक पॉइंट पे ये मैक्सिमा भी सेम टाइम पे होता है और मिनिमा भी सेम टाइम पे होता है। ऑल्दो इन दोनों का जो प्लेन ऑफ प्रोपगेशन है वो डिफरेंट है। दोनों का एम्पलीट्यूड जो है, एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है वेव का, देखो मतलब कितना मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू गया। ये अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो ये इसका एम्पलीट्यूड है, और ये वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट था समझना। ये वेक्टर, ये देखो ऐसे ऐसे मैंने लाइन किया तो दूसरा ऐसे लाइन कर रहा हूं मैं। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या है, 90 डिग्री के एंगल पे है। अच्छा, तो इसमें इलेक्ट्रिक कंपोनेंट भी है, इसमें मैग्नेटिक कंपोनेंट भी है, और ये साथ साथ चल रहा है। तो इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों कंपोनेंट में है। तो इलेक्ट्रिक इधर, सुनना ध्यान से मेरा बात, इलेक्ट्रिक अगर इधर तो मैग्नेटिक इधर। दोनों यहां से स्टार्ट किया, दोनों अपने मैक्सिमा को तुरंत से अचीव किया, और फिर दोनों अपने मिनिमा को भी अचीव किया, और दोनों रुका हुआ नहीं है, दोनों प्रोपगेट करता जा रहा है। इसीलिए तुमने जाना है कि दोनों मैक्सिमम और फिर दोनों मिनिमम, लेकिन चलना भी है। इसीलिए तुम क्या बोलते हो, मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम। तो ये प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को बताता है कि मैक्सिमम भी दोनों एक साथ में होता है, मिनिमम भी एक साथ में होता है। अगर कोई चीज ऐसा हो, इसको बोलते हैं दोनों सेम फेज में होगा। इसीलिए ये इलेक्ट्रिक वेव और मैग्नेटिक वेव दोनों सेम फेज में होता है। पहला इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि दोनों एक ही साथ मैक्सिमा और दोनों एक ही साथ मिनिमा, और दोनों प्रोपगेशन सेम डायरेक्शन में है। तो दोनों का मैक्सिमा, दोनों का मिनिमा और प्रोपगेशन ऑफ वेव। तो ये क्या करेगा, मैक्सिमा मिनिमा और प्रोपगेशन ऑफ वेव। क्लियर हो गया तुम्हारे दिमाग में, बिल्कुल सेट हो चुका है। तो दीज आर द इलेक्ट्रिक वेव, दीज आर द मैग्नेटिक वेव। अब ये क्या होगा, ये इधर की तरफ और इधर की तरफ जा रहा है। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि ये पता कैसे चलेगा ये किस डायरेक्शन में है। इसके पीछे कोई रूल है? यस, दिस रूल इज गिवन बाय द पॉइंटिंग वेक्टर, जिसको कि एस वेक्टर बोलते हैं। ये डायरेक्शन ऑफ एनर्जी प्रोपगेशन को बताता है। ठीक, सुनो ध्यान से, क्या ये सिलेबस में है? यस, सुनो ध्यान से, मजा आएगा। ये जो एस है एनर्जी प्रोपगेशन, वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है और डिवाइडेड बाय म्यू नॉट होता है। तो तुम्हें इतना चीज नहीं जानना है एक्चुअल में। अब तुम्हें ये बेसिक चीज मैंने बताया, ये पॉइंटिंग वेक्टर से आया है ये रिजल्ट। लेकिन ये जो एस है, ये डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया बताता है। तो अगर ये डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो बताता है, डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो, इसका मतलब ये क्या बता रहा है तुम्हें, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव को बता रहा है। अच्छा, यानी कि यहां पे आई कैप जो है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव है। यस, इंपॉर्टेंट बात ये है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर वाई में है, वाई मतलब जे कैप, वाई मतलब जे कैप में है। अच्छा, तो ये जे हो गया और ये क्रॉस है। अब यहां क्या होगा वो तुम्हें सोचना है खुद बखुद कि यहां क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, जिससे कि ये दो का क्रॉस प्रोडक्ट ये हो जाए। इसी के ऊपर लाइन से क्वेश्चन आता है बच्चों। पहला क्वेश्चन खत्म हो रहा है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है,
वेव है, इसमें दो कंपोनेंट्स होंगे क्योंकि ये टाइम वेरिंग वेव भी है और एक्स पे भी प्रोपोगेट कर रहा है। इसमें दो चीज होना चाहिए, एक डिस्टेंस का भी फंक्शन होना चाहिए और टाइम का भी फंक्शन होना चाहिए। तो दिस वेव फंक्शन की अगर बात करो तो ये क्या x और t का फंक्शन हो सकता है, और ये y और t का फंक्शन हो सकता है, और ये z और t का फंक्शन हो सकता है। ये कोई भी, लेकिन दो चीज तो इसमें पक्का होना ही होना है। पहला इंपॉर्टेंट बात, जिस डायरेक्शन में प्रोपोगेशन होगा वो यहां पे लिखाएगा, जिस डायरेक्शन में प्रोपोगेशन होगा वो लिखाएगा, और टाइम वेरिंग फंक्शन तो होगा ही होगा। ऐसे फंक्शंस का वेव इक्वेशन मैंने तुम्हें बताया है बेटा कि जब भी कभी ऐसा फंक्शन होता है इसका वेव इक्वेशन तुम लिखते हो। ध्यान से देखते चलो एक एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात। तो इलेक्ट्रिक वेव अगर मैं लिखूं तो ये y में प्रोपोगेट कर रहा है, प्रोपोगेट x में कर रहा है, लेकिन ऑसिलेशन y में है तो y लिखोगे। यहाँ पे इसका कुछ एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव होगा जिसे बोलते हैं ई नॉट। तो ई नॉट को क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव या फिर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये यहां से लेके यहां तक होता है, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको बोलेंगे एम्पलीट्यूड। जिस कलर से लिख रहा हूं वही वाला कलर है। फिर यहां पे साइन या कॉस कुछ भी हो सकता है, मैंने तुम्हें सिखाया है, साइन भी हो सकता है, कॉस भी हो सकता है। ध्यान से देखते चलो, कॉस हटा रहा हूं, और यहां पे kx माइनस ओमेगा टी या ओमेगा टी माइनस kx। ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन x में है तो x लिखाएगा, जिस डायरेक्शन में प्रोपोगेशन होता है वो यहां पे लिखाता है। यहां पे क्या होता है, जहां पे प्रोपोगेशन होता है वो यहां पे लिखाता है। ये जिसमें ऑसिलेशन होता है वो यहां पे लिखाता है। देखो ध्यान से, साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये हो गया है तुम्हारा। और ये किस डायरेक्शन में जा रहा है? y में। तो कोई यहां पे y लिख सकता है, या फिर कोई इसे y में नहीं लिख के यहां पे j लिख सकता है। और ये x क्लियर बता दिया, क्या? ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव है। क्या है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव है। बात पूरा क्लियर हुआ? अच्छा, अगर बीच में निगेटिव होता है तो मैंने खूब बताया है, इस निगेटिव का मतलब होता है लेफ्ट टू राइट वेव जा रहा है। इस निगेटिव का क्या मतलब होता है? वेव कहां से कहां जा रहा है मेरे प्यारे बच्चा लोग? लेफ्ट टू राइट जा रहा है। और अगर यहां पे पॉजिटिव होता है तो राइट से लेफ्ट जाता है। तो ये निगेटिव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी लिख लो। ये निगेटिव रिप्रेजेंट कर रहा है लेफ्ट टू राइट जा रहा है वेव। देखो मजा आ रहा है बिल्कुल। अब ये जो चीज है ये कैसे निकलता है सर? ये इसको निकालने का तरीका है बेटा राइट हैंड थंब रूल। कभी भी अगर क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो राइट हैंड थंब रूल निकालते हैं, जिसमें तीन चीज होता है। ये फिंगर है, ये पाम है, ये थंब है। ये फिंगर है, ये पाम है, ये थंब है। इसी तीन से काम होता है। और ध्यान से अगर आप बात को समझेंगे, सीखेंगे, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये फिंगर का काम करेगा। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये पाम का काम करेगा। हमेशा राइट हैंड यूज करना है। फिंगर, पाम, थंब। ये फिंगर, ये पाम, ये थंब। तो इसको मैं बोलता हूं फर्स्ट वेक्टर। देखना इसके डायरेक्शंस को कैसे निकालते हैं। मैं एक पेज कॉपी करता हूं तुरंत से और इसके इसके डायरेक्शन को बताता हूं। देखो, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ ईएम वेव। तो ईएम वेव का जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है वो कौन बताएगा बेटा? x क्रॉस y इज इक्वल टू z, ये बताएगा। देखो ध्यान से, जिसमें ये जो है इसे मैं बोलता हूं फर्स्ट वेक्टर, ये जो है इसे मैं बोलता हूं सेकंड वेक्टर। ये फर्स्ट का काम कौन करता है बेटा? फिंगर। कौन से हैंड का फिंगर? राइट हैंड का। किसका? राइट हैंड का। किसका? राइट हैंड का। कौन काम करेगा? सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात क्या है कि राइट हैंड काम करेगा सर। याद रखना, लेफ्टी हो या राइटी हो, यूज करना है राइट हैंड। उसका फिंगर, पाम और थंब, ठीक है ना? बिल्कुल। तो ये फिंगर हो गया। ये सेकेंड वेक्टर काम किसका करेगा? पाम का। पाम मतलब हथेली, पाम मतलब हथेली, ये हथेली, समझ गए ना? ये फिंगर में यही चार ही आएगा, ये चार आएगा, ये थंब नहीं आएगा। और ये जो है फाइनल रिजल्टेंट वेक्टर, ये कौन देगा? ये थंब से पता चलेगा। किससे पता चलेगा? थंब से पता चलेगा। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं एक बार। जैसे सपोज करो कोई बोलता है कि मान लो इधर की तरफ के कैप है, ठीक, और इधर की तरफ मानता है कोई क्या? जे कैप है। सुनना ध्यान से, बोला कि बताओ आई किधर होगा। तो तुम देखोगे कि एक्स है क्या? इसमें नहीं है। तो फिंगर का काम खत्म है। और क्या है? फिंगर का काम खत्म है तो पाम। यहां पे देखना, ध्यान से देखना, दो तरीके के क्वेश्चन बनेंगे, समझना चीजों को, कि इसके जगह पे क्या है। तो एक्स डायरेक्शन में आई कैप है, वाई डायरेक्शन में जे कैप है, और ये के कैप है। ये हमेशा वैलिड होता है कि आई क्रॉस जे के बराबर होगा। तो मैंने ऐसा लिख दिया। सपोज करो मैंने बोला कि मान लो इधर की तरफ x है, इधर की तरफ j है, इधर की तरफ k है। मैंने बोला k है, इधर की तरफ j है। तो बताओ x किधर होगा?
तो अब यहाँ पे ये चीज़ की वैलिडिटी चेक करनी पड़ेगी। क्या x है क्वेश्चन में? नहीं है। क्या है? y है। तो y की तरफ क्या होगा? पाम होगा। तो y की तरफ पाम कर दो। कोई ऐसे कर सकता है, कोई ऐसे कर सकता है, कोई ऐसे कर सकता है, लेकिन रखेगा तो ऊपर ही ना भैया, रखेगा तो ऊपर ही ना भैया। यस सर। अब क्या होगा देखो जल्दी से, ये जो k है वो z को रिप्रेजेंट कर रहा है। k किधर है? इधर। तो इसको ऊपर फिक्स करके इसको इधर घुमाया, इधर घुमा। अब फिंगर किधर है? अंदर। फिंगर किधर है? अंदर। तो अंदर की तरफ क्या होगा? x। तभी x क्रॉस y z आ गया। तो x पूछता अगर किधर है तो बोलते माइनस आई कैप में x है इस बार। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैं बोल रहा हूं कि x एक्चुअल में क्रॉस में है, क्रॉस में x है, इसका मतलब माइनस आई कैप में है। तो अगर मैं सपोज करो यही एक चीज है जिसमें अगर मैं बोलता कि मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है, मैं ऐसा बोलता, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है वो है k कैप में, तो मान लो ये k कैप लिख देता, यहां पे लिख देता E इज इक्वल टू ई नॉट k कैप, ऐसा बोल देता मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर k कैप में है मान लो। सुनना ध्यान से। और बोल देता डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, मतलब डायरेक्शन मतलब वेलोसिटी से आता। वेलोसिटी किधर है मान लो, वेलोसिटी किधर है मान लो, ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? k कैप में। वेलोसिटी मान लो v नॉट i कैप में है मान लो मैंने। तो मैं अगर पूछता कि बताओ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर किधर है, इसका आंसर कैसे निकालोगे तुम? फिर से यही जो अभी बताया मैंने कि E क्रॉस B देगा V, क्योंकि ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन का मतलब होता है वेलोसिटी। तो E क्रॉस B करना है तुम्हें। E क्रॉस B करना है मतलब क्या? E k कैप में है, तो k कैप कहीं भी बना लो तुम्हारा मन। k कैप बाहर मानना चाहते हो बाहर मान लो, ठीक है बाहर मान लिया सर। ये पता है I कैप में है, I कैप में इधर लिख लिया मान लो। B किधर होगा कि k इधर हो जाए, देखो k इधर है फिक्स है। E में क्या है? k कैप। तो E पहला वेक्टर की तरफ फिंगर, तो फिंगर इधर की तरफ। सीखो यहां पे दिक्कत होता है बच्चों को, सीखो यहां पे दिक्कत होता है बच्चों को। x क्रॉस y इज इक्वल टू z को फॉलो करना है, E क्रॉस B इज इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन को फॉलो करना है। बस राइट हैंड घुमाना सीख लिया तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी क्लियर हो जाएगा बेटा। टाइम थोड़ा सा लग रहा है 2-4 मिनट, टेंशन मत लो, लाइन से सारे क्वेश्चन सही करोगे, मेरा बात सुनना। E क्रॉस B देगा डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन को, हमेशा डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन वेलोसिटी से रिप्रेजेंट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर में फिंगर लेना है और पाम मैग्नेटिक फील्ड में लेना है। देखो मैंने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड है k में, k में मतलब क्या? k किधर होगा? मान लो बाहर की तरफ k है तो k इधर हो गया, फिंगर इधर ले लो। अब कोई फिंगर ऐसे भी रख सकता है, कोई ऐसे भी रख सकता है, कोई ऐसे भी रख सकता है, कोई ऐसे भी रख सकता है। फिंगर रखना है बाहर, लेकिन हाथ घूम ऐसे सकेगा, ऐसे घूमेगा हाथ, फिंगर बाहर। समझो बात को, फिंगर बाहर। क्यों? क्योंकि बोला इसने k की तरफ, तो k इधर है, मान लो i इधर है, j इधर है, k इधर है, ठीक है। तो k इधर है, ले लिया, पहला वेक्टर पता चल गया। क्या दूसरा पता है? नहीं, मतलब पाम के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, लेकिन वेलोसिटी के बारे में पता है। ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन तीसरा वेक्टर बताता है। E क्रॉस B का रिजल्ट क्या होता है? V बताता है। तो V क्या होगा? V किधर है? I कैप में। ये किधर है? K में इधर। और I मतलब ये थंब है यार। वेलोसिटी मतलब डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन मतलब एस वेक्टर V वेक्टर के डायरेक्शन में होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है k कैप में, और ये जो है वो वेलोसिटी है जो कि इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के बाद होगा। तीसरा नंबर वाला जो सिंगल वाला होता है वो थंब से बताता है, तो फिंगर इधर और थंब इधर। तो बताओ ये पाम किधर आया? नीचे। पाम किधर आया? नीचे। पाम किधर आया? नीचे। पाम किधर आया? नीचे। तो यहाँ पे I क्रॉस J इज इक्वल टू k। k किधर था? तुम्हारी तरफ डॉट में k था, लेकिन ये किधर आया? नीचे। नीचे मतलब माइनस j कैप। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज सब सिखा रहा हूं मैं। माइनस j कैप में मैग्नेटिक फील्ड होगा। b किधर होगा? b नॉट माइनस j कैप। अब सोचो ये कितना माइन्यूट लेवल पे चेंज करेगा। माइनस j होगा यहाँ पे, ना कि j होगा। तो ये कैसे पता चल रहा है सर? फिंगर पाम थंब, फिंगर पाम थंब। अब 3-4 क्वेश्चन धीरे धीरे बताता हूं, तब समझ में आ जाएगा। पहला समझ में आ गया, दूसरा समझ में आ गया, तीसरा निकाल लोगे। कोई भी 2 पता रहेगा तो तीसरा निकल जाएगा। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन और पहला इलेक्ट्रिक फील्ड पता रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड पता चल जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड पता रहेगा तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन पता चल जाएगा। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन और मैग्नेटिक फील्ड पता होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्योंकि ये क्या है सर?
ये इक्विवेलेंट है एक ऐसे चीज का बेटा जो कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, जो कि पॉइंटिंग वेक्टर से बता रहा है, जिसे वी लिख रहा हूं, वो यही डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ के वेव को बताता है। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, जो कि पहला वेक्टर है। क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड हमेशा पहला यही होगा, फिक्स है, ये पहला होगा और ये दूसरा होगा, इसमें कोई चेंजेस अपन नहीं कर सकते। पूरा एकदम सेट हो गया दिमाग में, तो जल्दी से फटाफट से वाई टाइप करो, आग लगा दो, दिल बरसा दो, चलो एकदम मजेदार। यहां तक अगर तुम समझ गए ना तो तुम्हें कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। अब कहानी पूरा सेट हो चुका है। अब एक क्वेश्चन तुम्हारे पास, तो 3-4 और प्रैक्टिस करवाऊंगा, फिर क्वेश्चन पे लाऊंगा, जल्दी देखना। तो चलो सर एक और काम करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं लेता हूं, देखना ध्यान से। पहला क्वेश्चन मैं लेता हूं, मैं बोलता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है वो ई नॉट आई कैप में है, और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जो है वो है के कैप में, मान लो बी नॉट के कैप। तो पूछ दिया डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन बताओ, वी किधर होगा ये पूछा। तो देखो तुम्हें पता है इधर है आई, इधर है जे, इधर है के, ये लिख लिया करो तुरंत से। आई जे के क्या है? ये डॉट मतलब तुम्हारी तरफ है, ये आई जे के पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड अब तुम्हें पता है ई क्रॉस बी होता है, वी ई क्रॉस बी होगा। तो ई क्रॉस बी का डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, डायरेक्शन मैच करेगा, डायरेक्शन वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन की बात कर रहा हूं। तो ई में क्या है? आई कैप। तो आई में फिंगर, पहला काम हमेशा फिंगर का है, राइट हैंड का पहला काम फिंगर का। तो इसका काम कौन करेगा? ये इसका काम कौन करेगा? फिंगर। ध्यान से एकदम सेट करो अपने दिमाग में, इसका काम कौन करेगा? फिंगर। ओके, इसका काम कौन करेगा? पाम। इसका काम कौन करेगा? थंब। ये बच्चों को लगता है बहुत सीधा होता है, लेकिन कभी अगर थोड़ा घुमा दिया ना क्वेश्चन तो पक्का बच्चा गलत कर देता है, क्योंकि वो सेट नहीं करता है ढंग से। तो ई इधर है देखो, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इस बार के कैप में है तेरी तरफ, तो इसको फिक्स करके दूसरा काम पाम का है, ये जो अंदर है। अब इसको फिक्स करके ये बाहर की तरफ करो। अब ये आई कैप फिक्स हो गया, देखो ये बी मैग्नेटिक फील्ड जो यहां पे दिख रहा है वो क्या है? के कैप। के कैप मतलब तेरी तरफ। तो थंब किधर आया? देखो तोड़ मत लेना, उंगली नीचे है, ये सब परपेंडिकुलर होता है। फिंगर इधर, पाम इधर, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये तीनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज अभी तुरंत बताऊंगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन नीचे है, मतलब माइनस जे आंसर इस बार होगा वी में। वी में क्या होगा? माइनस जे कैप। देखो कितना इंपॉर्टेंट चीज सब सिखाए जा रहा हूं। एक और क्वेश्चन करो तब तुम्हें समझ में आएगा। एक और क्वेश्चन करो, चलो इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड दे दो कहीं पे भी, किधर? वाई कैप में लिख लो, तो ये हो जाएगा ई नॉट जे कैप ले लो। और मान लो मैग्नेटिक फील्ड दे दिया, मैग्नेटिक फील्ड किधर? मान लो माइनस के कैप में है, तो माइनस के कैप, और ये बी नॉट दे देता हूँ माइनस के कैप। फिर अपने मन से आई जे के लिख लो, तुम्हें दिक्कत हो रही है अगर तो आई जे के लिख लो, ये पता है आई जे के होता है। ठीक है सर, ये आई जे के हो गया। अब देखो क्या दिया हुआ है, ई, तुम्हें पता है ई क्रॉस बी देगा डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, डायरेक्शन की बात कर रहा हूं मैं। ई किधर है? जे कैप में, तो जे की तरफ फिंगर, तो फिंगर इधर कर लो। ठीक, अब देखो ये माइनस के कैप में है, के कैप तेरी तरफ है, तो माइनस के कैप अंदर की तरफ होगा। आई कैप इधर है तो माइनस आई कैप इधर होगा, जे कैप इधर है तो माइनस जे कैप इधर होगा। तो फिंगर किधर है? आई कैप में, आई कैप में फिंगर कर लो। और दूसरा क्या है? देखो माइनस के कैप, माइनस के कैप में मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब पाम अंदर होना चाहिए ना कि बाहर। देखो अंदर है, आई के है, तो थंब किधर इंडिकेट कर रहा है? देखो थंब किधर इंडिकेट कर रहा है? इधर। तो आई क्रॉस माइनस के करोगे तो जे देगा। इस बार डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन किधर होगा? जे कैप में। तो वेलोसिटी वेक्टर किधर होगा? जे कैप में। क्या समझ आ रहा है? ये डायरेक्शन के ऊपर क्वेश्चन पूछता है क्या सर? अभी दिखा रहा हूं ना कितनी बार नीट में पूछा है क्वेश्चन, क्यों टेंशन ले रहे हो? मस्त मजा आ रहा है, और ये चीज दिमाग में सेट हो गया कि ई क्रॉस बी इज इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन होगा। कोई भी दो देने से तीसरा निकल जाता है। तो एक और क्वेश्चन करवा देता हूं, जल्दी से देखना, उसके बाद जल्दी से फटाफट से नीट के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अब यहां पे तो ई भी दे दिया सर, सपोज करो बी दे दिया किसी ने, बी नॉट आई कैप, और तुम्हारा वेलोसिटी दे दिया किसी ने, वी नॉट के कैप मान लो, और पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ किधर होगा। तो इसका क्या करोगे फिर तुम? देखो तुम्हें पता है मैंने बोला आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के लिख लो, आई जे के इसे तो लिख लो तुम फटाफट से, है ना? ये लिख लो तुरंत से, आई इधर जे इधर, आई क्रॉस जे के पता है। अब यहां पे तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में नहीं पता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड पता है और वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन पता है। तो ये क्या करता है? ये पाम का काम करता है, याद रखना, और ये थंब का काम करता है, याद रखना। तो ये पाम और थंब की बात करते हैं। तो पाम का मतलब क्या है? देखो पाम मतलब ऊपर की तरफ जाएगा,
तो पाम मैग्नेटिक फील्ड की तरफ होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, देखो देखो देखो, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, आई कैप। तो आई कैप की तरफ पाम लेके बैठे रहो। अब कोई पाम को ऐसे भी कर सकता है, कोई ऐसे भी कर सकता है, कोई ऐसे भी कर सकता है, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं करेगा। इसी प्लेन में अपना फिंगर को नचाएगा, पाम इधर ही दिखना चाहिए, क्योंकि ये आई कैप है और मैग्नेटिक फील्ड का काम पाम करता है। तो पाम आई कैप की तरफ हुआ। क्लियर हो गया? अब अगला क्या दिया हुआ है, थंब का दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर कौन बताता है, थंब बताता है। ये किधर है, के कैप। तो पाम को तुम किधर फिक्स करोगे, आई कैप में। पाम को आई कैप में फिक्स कर लिया। अब ये जो थंब है वो के कैप में होना चाहिए। के किधर था, पाम अगर इधर है, पाम इधर है, मतलब एक्स आई इधर है, जे इधर है, तो के तेरी तरफ था। तो के की तरफ क्या होना चाहिए, थंब। थंब को नचाओ, इसको फिक्स रखो इधर और थंब को अपनी तरफ ले जाओ। तो ये फिक्स हो गया, ये इधर फिक्स हो गया। तो फिंगर किधर आया, नीचे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, नीचे। नीचे मतलब जे के नीचे माइनस जे कैप, जे के नीचे माइनस जे कैप। तो माइनस जे कैप में इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड आई कैप में है। तो माइनस जे और क्रॉस आई, हाथ घुमाओगे तो ये थंब दे देगा। देखो वेलोसिटी तो किधर आया, माइनस जे। कैसे सेट किया दोबारा बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन होता है बच्चों को। तो क्या निकाला मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर क्या होगा, माइनस जे कैप में होगा। आंसर खत्म। देखो क्या करना होता है, जो दिया हुआ है उस पर खेलो। दिया हुआ ये दोनों है तो इस पे खेलेंगे, पाम और थंब से। तो पाम किधर है, आई कैप में। आई कैप में पाम करके बैठ जाओ। और थंब किधर है, के कैप में, क्योंकि फिक्स है। ये थंब होगा, ये पाम होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड फिंगर होगा। ये फिक्स है, ये चेंज नहीं करेगा। फिंगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, पाम मैग्नेटिक फील्ड होगा, हर थंब डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन होगा। अभी क्या दिया हुआ, मैग्नेटिक फील्ड, मतलब पाम दिया हुआ है किधर, इधर। हथेली दिया हुआ है किधर, आई कैप में। करके बैठ जाओ। कोई ऐसे कर सकता है, कोई ऐसे। ऐसे मैं क्या करूंगा, कैसे भी करे, ऐसे कर ले, ये आसान है मेरे लिए। फिर वी क्या होता है, थंब। थंब किधर है, के कैप। के कैप मतलब तेरी तरफ। ये प्लेन में है, ये प्लेन में है, और के कैप क्या है, तेरी तरफ। डॉट का मतलब तेरी तरफ, क्रॉस का मतलब अंदर। तो इसको अपनी तेरी तरफ घुमाया मैंने बाहर, तो किधर आया फिंगर, नीचे। नीचे का मतलब ऊपर का नीचे ये है, तो माइनस जे कैप। क्लियर हो गया? तो ये तरीका होता है फिंगर पाम थंब से खेलने का, और इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड। और ये कोई भी चीज अगर तुमसे पूछता है डायरेक्शन वाले क्वेश्चन, तो तुम 4 डालोगे। पहला क्वेश्चन इससे आने की पॉसिबिलिटी थी, जो मैंने पूरा क्लियर किया है बहुत बढ़िया से। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, क्या कि ये जो है, ये जो रिजल्ट है, अब इसको जरा सा देखो जो अभी मैंने बनाया था। तो अब दूसरा क्वेश्चन होता है कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन है, तो मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन क्या होगा। तो मैंने अभी तुरंत बताया कि मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन, तो यहां पे लिखो बी नॉट साइन, ये एज इट इज कॉपी होता है। एक्स में प्रोपगेशन है इलेक्ट्रिक का, तो मैग्नेटिक का भी प्रोपगेशन एक्स में ही होगा मेरे प्यारे। तो यहां पे के एक्स माइनस ओमेगा टी होगा। इन दोनों का फेज डिफरेंस ऑलवेज जीरो होता है। इन दोनों का फेज डिफरेंस ऑलवेज जीरो होता है, क्योंकि ये दोनों अपने मैक्सिमा को एक साथ पहुंचता है, मिनिमा को, और प्रोपोगेट भी करता है। ठीक है, तो ये दोनों सेम फेज में होते हैं। लेकिन देखो मैं यहाँ पे वेक्टर अभी नहीं लिख रहा हूं, मुझे पता करना है कि ये किस डायरेक्शन में होगा। तो ये किस डायरेक्शन में होगा ये पता कैसे चलेगा सर, आई कैप में प्रोपोगेशन है। मतलब इसको अगर मैं क्वेश्चन में कन्वर्ट करूं, तो दे रखा है वेलोसिटी आई कैप में है, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, जे कैप में। देखो वाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ई नॉट जे कैप है, इसका ये मतलब है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, मैग्नेटिक वेलोसिटी वेक्टर दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, बता दो जल्दी से। कैसे पता है सर, ये हुआ आई है ना, ये हुआ जे है ना, ये हुआ के है ना। हाँ सर, के डॉट में है, ये के डॉट में होता है। तो जे, ये वेलोसिटी थंब का काम करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड फिंगर का काम करेगा, पाम मैग्नेटिक फील्ड का काम करेगा। इस बार पाम पूछा इसने, क्या पूछा, पाम का डायरेक्शन पूछा। क्या पूछा, पाम का डायरेक्शन पूछा। तो फिंगर किधर है, जे कैप में। जे किधर है, इधर। फिंगर इधर करके रख दो। कोई ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, लेकिन रखेगा ऊपर ही। फिंगर ऊपर फिक्स हो गया है मेरे प्यारे बच्चा लोग। अब ये आई थंब का काम है। थंब किधर, फिंगर को ऊपर फिक्स करके थंब को इधर करो। फिंगर ऊपर थंब इधर, फिंगर ऊपर थंब इधर, फिंगर ऊपर थंब इधर। किधर आया, समझ रहे हो ना, तुम्हारी तरफ, मतलब के कैप में। तो के कैप में हो गया मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे के कैप होगा मैग्नेटिक फील्ड का। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, बी जेड है। अगर माइनस के कैप आता तो माइनस जेड लिखते। तो ये बी एक्चुअल में के कैप में है, तो के कैप यहाँ पे लिख सकते हो। देखो ये पता चल गया, ये के कैप में होगा, मतलब जेड लिखूंगा, जेड वेक्टर में है ये इंपॉर्टेंट होता है, इस पे क्वेश्चन आता है। यहाँ पे क्या होगा,
और ये तो हमेशा कॉपी होगा, सेम होगा, सेम होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो डेल्टा फाई है, फेज डिफरेंस क्या है? फेज डिफरेंस क्या है? फेज डिफरेंस वो कितना है मेरे प्यारे? वो 0 है सर। ये चीज अगर तुम्हारे दिमाग में सेट हो गया ना तो एक तरीके का क्वेश्चन खत्म है। इलेक्ट्रिक फील्ड को बोलते हैं, ये ई नॉट क्या है? मैक्सिमम वैल्यू किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का। बी नॉट क्या है? मैक्सिमम वैल्यू किसका? मैग्नेटिक फील्ड का, जिसे क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं सर। और यहां पे देखो एक्स के पीछे वाला वेव नंबर होता है, टी के पीछे वाला ओमेगा होकर। अरे सर सारा चीज खत्म हो गया है। यहाँ पे एम्पलीट्यूड पता चल गया, वेव नंबर पता चल गया, ओमेगा फ्रीक्वेंसी पता चल गया 2 पाई। तो ये जो कोई भी इक्वेशंस तुमसे पूछेगा, इसमें कोई भी क्वेश्चन अगर पूछता है इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड वाले पे, तो तुम्हें पता चल जाएगा और आंसर कर लोगे। और एक लाल वाला दिल बरसा के जल्दी से तुम इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो क्या? कि सर ये जो इंफॉर्मेशन आपने दिया है, क्या दिया है बेटा? कि ये जो के है वो है वेव नंबर, एंगुलर वेव नंबर। ये क्या होता है? एंगुलर वेव नंबर। क्या होता है? एंगुलर, बिल्कुल वेव की तरह। तो ये हो जाएगा 2 पाई बाय लैम्डा। बहुत शानदार सर। ये ओमेगा जो है सर वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, जो कि किसके बराबर होगा? 2 पाई इंटू लीनियर फ्रीक्वेंसी के, या फिर 2 पाई बाय टी के। अरे सर मजा आ गया। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, अगर वैक्यूम में ट्रेवल कर रहा है तो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करेगा बेटा। इसका स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करेगा। इसका जो प्रोपगेशन है, जो स्पीड डिसाइड होता है, वो स्पीड कैसे डिसाइड होता है? वो स्पीड ऑफ लाइट से डिसाइड करता है। इसके सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अब मैं जल्दी जल्दी तुम्हें बताते जा रहा हूं। स्पीड ऑफ लाइट से डिसाइड करेगा। ये क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट से। अभी मैंने रिलेशन बोला था ना मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का, जल्दी से बताओ बेटा। यस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वो डिसाइड करता है, कौन जानते हो? स्पेस, म्यू और एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं सी लिखता हूं तो ये वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट है, वैक्यूम में। तो यहां पे म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अगर मैं इन जनरल बोलूंगा कि किसी भी मीडियम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट कर रहा है, अगर पूछेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैक्यूम में कैसे प्रोपोगेट करता है, तो वो मीडियम का इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डिसाइड करता है, और कुछ डिसाइड नहीं करता कि वेव कैसे प्रोपोगेट करेगा वेलोसिटी में। जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला चीज है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करेगा स्पीड। तो स्पीड अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अच्छा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या होगा? जल्दी से बताओ। ये होगा सर। और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम क्या होगा? उस मीडियम में कितना उसका परमिएबिलिटी है, कितना उसका परमिटिविटी है, वो डिसाइड करेगा। तो वो क्या होगा? 1 बाय रूट अंडर, ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से, म्यू इंटू एप्सिलॉन। अब ये डिसाइड करेगा उस मीडियम का म्यू क्या है और एप्सिलॉन क्या है। अब ये म्यू जो होता है वो देखो क्या क्या होता है, वो म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। म्यू नॉट इंटू म्यू आर, म्यू क्या होगा? म्यू नॉट इंटू म्यू आर, ये मैंने सिखाया है तुम्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। और एप्सिलॉन क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। तो यहां से देखो इसका रूट अंडर हो जाता है तुम्हारा स्पीड ऑफ प्रोपगेशन, और ये एक्चुअल डिसाइड करेगा कि क्या होगा तुम्हारा एक्चुअल वैल्यू। समझ आ रहा है? तो यहां पे इसको जब तुम देखोगे तो ये हो जाएगा म्यू नॉट, म्यू एप्सिलॉन नॉट, म्यू आर, एप्सिलॉन आर, और इस सब का पावर ऊपर जाएगा तो क्या होगा? -1/2। ये रियल में इन जनरल वेलोसिटी को बताएगा किसी भी मीडियम में जिसका कि रिलेटिव परमिटिविटी दिया हुआ है। तुम्हें स्पीड ऑफ लाइट अगर तुम्हें निकालना है तो ये निकाल पाओगे। इसके ऊपर 2022 में क्वेश्चन पूछा था, दिखाऊंगा सीधा क्वेश्चन। सी और वी का रेशियो पूछा था, सी और वी का रेशियो पूछा था। अब सी और वी का रेशियो पूछेगा तो क्या करोगे? तुम डिवाइड कर दोगे। देखो सी और वी को डिवाइड करके क्या रिजल्ट आता है बेटा? सी और वी का रेशियो पूछा था, सी और वी को डिवाइड करो तो सी क्या है? 1 बाय रूट अंडर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। देखते चलो ध्यान से। और वी क्या है? 1 बाय, ये बाय वाला चीज ऊपर चला जाता है, रूट अंडर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। हाँ सर। और फिर रूट अंडर म्यू आर एप्सिलॉन आर। हाँ सर। तो क्या हो गया? जल्दी से देखो, ये म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट दोनों खत्म हो गया। तो क्या हो गया? जल्दी से देखो, ये हो गया क्या? जल्दी से देखो, ये हो गया c बाय वी इज इक्वल टू दिस, देयरफॉर v इज इक्वल टू क्या हो गया? c डिवाइडेड बाय रूट अंडर म्यू आर एप्सिलॉन आर। 2020 का क्वेश्चन है नीट का। ये लो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, देख रहे हो? नीट 2020 का क्वेश्चन है।
देखो बी और सी को डिवाइड कर दिया तो ये रिजल्ट आ गया। अगर कोई जनरली वी पूछता है तो ये रिजल्ट आएगा, सी पूछता है तो ये रिजल्ट आएगा। अगर कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ देता है तुम्हें और मीडियम का बताता है और वैक्यूम का बताता है तो वैक्यूम का सी ये पुट करोगे, वी ये पुट करोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी निकाल दोगे। इस पेज के ऊपर क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं। डायरेक्शन कहां पे प्रोपगेट कर रहा है उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, देखते जा रहे हो ना। अब देखो ध्यान से, ये जो है वैल्यू, अगर मैं इक्वेशन लिखा तुम्हारे पास, पहला इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पता चलता जा रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखो, अगर मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिखा, मान लो ये कोई भी इलेक्ट्रो वाई जे कैप में प्रोपोगेट कर रहा है, ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, मान लो ऐसे लिखा था मैंने, है ना। एक्स प्रोपोगेशन को बता रहा है, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन हमेशा दोनों में सेम होता है, और ये जे कैप में हो रहा है। तो ये क्या है, ये है पीक वैल्यू। याद करो ये क्या होता है, पीक वैल्यू, जिसे क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, ये पीक वैल्यू हो सकता है, एम्पलीट्यूड हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, ये सारा कुछ क्या है, ई नॉट, याद रखना है। यहीं से आरएमएस भी होता है। हाँ सर, अगर आरएमएस पूछ दिया, ई आरएमएस, तो क्या करोगे, ई नॉट बाय √2। अरे वाह, अगर मैग्नेटिक फील्ड का आरएमएस पूछा तो बी आरएमएस, या फिर बी आरएमएस पूछ सकता है, यह है ना। तो ये क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू बाय √2। यही तो सिखाया है तुम्हें कि आरएमएस ऐसे निकलता है। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, देखते चल रहे हो ना क्या होता है। इक्वेशन लिखने पे क्वेश्चन आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पे आएगा, मैग्नेटिक फील्ड पे आएगा। कोई भी क्वेश्चन इस तरीके से तुम एकदम फोड़ पाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझते जा रहे हो बेटा। यस, एक और चीज देखो, ये जो स्पीड ऑफ लाइट है वो एक्चुअल में ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के मैक्सिमम वैल्यू के रेशियो के भी बराबर हो जाता है। ये भी चीज पता चल गया, स्पीड ऑफ लाइट का प्रोपगेशन पता चल गया, ये पता चल गया कि दोनों परपेंडिकुलर प्लेन में होता है, सेम फेज में होता है। स्पीड ऑफ लाइट से वैक्यूम में चलता है, अदर में क्या से चलेगा, सारा कुछ। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो चलो जल्दी से इसको बता देता हूं। मैं सारे पॉइंट्स को तुम्हारे लिए लेकर आया हूं क्योंकि ये पॉइंट थियोरेटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए जल्दी से 2 मिनट में रिवाइज करो। एक्सेलरेटिंग चार्ज प्रोड्यूसेस बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, सीधा क्वेश्चन 2016 में आया था, देखेंगे अभी। which varies with space and time forms electromagnetic wave, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल चाहिए। क्लियर। एन एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल इन केस ऑफ एलसी ऑसिलेशन, एलसी ऑसिलेशन में फ्रीक्वेंसीज चेंज होने के चलते ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ओरिजिनेट करता रहता है, ध्यान रखना। इमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द चार्ज ऑसिलेशन चार्ज। तो चार्ज जैसे ऑसिलेट करता है उसका जो फ्रीक्वेंसी है और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है उन दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम होता है। इनसे क्वेश्चन आता है सीधा का सीधा, इसीलिए बहुत मेहनत करके लाया ये पॉइंट्स। एन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग अराउंड द न्यूक्लियस, तुम्हें पता है कि इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट के यहाँ पे ऑर्बिट है प्लस 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 प्लस, इसके इंट्रैक्शन के चलते जब ऑर्बिट करता है तो ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस करता है, लेकिन ये अनस्टेबल ऑर्बिट में करता है। स्टेशनरी ऑर्बिट में ये कोई भी रेडिएशन नहीं करता है अकॉर्डिंग टू बोर। तो देखो ये एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन है, बट अगर ये स्टेशनरी ऑर्बिट है तो डज नॉट इमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इट विल इमिट ओनली ड्यूरिंग ट्रांजिशन फ्रॉम हायर से कहां पे जो हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट पे आता है। तो ये कहां से लिया गया है, बोर्स के थ्योरी से लिया गया है। यस सर, क्या बता दिया, सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दिख नहीं रहा है तो देख लेना नोट्स में, सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात कर रहा हूं मैं। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट बात, गामा रेज जो है, गामा रेज जो कि डी एक्साइटेशन ऑफ न्यूक्लियस के चलते रेडिएशंस में निकलता है एनर्जी स्टेट के लिए, ये भी एक फोटो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो भी है उसमें कोई भी चार्ज पार्टिकल नहीं होता, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं करता। ये तो रेडिएशन है, एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ वेव, जिसके पास दो चीज है, एक है मोमेंटम और दूसरा है एनर्जी। एनर्जी कितना है, hc/λ। क्या है, hc/λ, या फिर hν, या फिर क्या है, hν फ्रीक्वेंसी। ये क्या है मेरे प्यारे बच्चा लोग, जल्दी देखो, ये क्या है मेरे प्यारे बच्चा लोग, या ये hc/λ एनर्जी है, या फिर h और ν फ्रीक्वेंसी है। ये फ्रीक्वेंसी है, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी। यस सर, मोमेंटम है इसके पास, कैसा, h/λ। अरे वाह सर, क्या बात है। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल नहीं है, इसका रेस्ट मास 0 है, बिल्कुल फोटोन की तरह है ये। यहां पे देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्सरेज
इसके ऊपर बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, एक्सरे के बारे में लोगों को लगता है कि ये क्या है, ये एक्चुअल में यही है भैया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हाई एनर्जेटिक रेडिएशंस हैं, जिसके पास कोई रेस्ट मास नहीं है, कोई चार्ज नहीं है एक्सरे के पास, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। प्रोड्यूसेस हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन एंटर्ड इनटू द टारगेट ऑफ हाई एटॉम्स। तो हाई एटॉमिक नंबर में जब इलेक्ट्रॉन जो बहुत एनर्जेटिक एंटर करके निकलता है, तब कंटिन्यूस और कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज कंटिन्यूस निकलता रहता है। हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन नहीं है ये रेडिएशंस है। व्हेन हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू द एटॉमिक लेवल ऑफ द हायर वेट। क्लियर हुआ? एक्सरेज इलेक्ट्रॉन नहीं है। इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है हाई एनर्जी से किसी एटॉम के अंदर, तब एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन के चलते कंटिन्यूस रेडिएशन होता है। एक और मैकेनिज्म होता है कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज का, जो वैकेंसी को फिल करने के टाइम पे रेडिएशन होता है, उसको कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज और कंटिन्यूस एक्सरेज बोलते हैं। बट वो है क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसमें कोई चार्ज पार्टिकल नहीं है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से इन्फ्लुएंस नहीं होगा, क्योंकि चार्ज पार्टिकल होगा तभी इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा QE टाइप का, तभी मैग्नेटिक फोर्स लगेगा QV टाइप का। क्लियर हुआ ये चीज दिमाग में? तो फटाफट से वाई टाइप करो, आग लगाओ, दिल बरसाओ, पूरा क्रिस्टल क्लियर, पॉइंट क्लियर चलता जा रहा है। लाइन से क्वेश्चन इसके ऊपर करेंगे। अब देखो, ये मैंने बता दिया कि कोई भी अगर प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट कर रहा है एक्स डायरेक्शन में, तो उसका जो k होगा वो वेव नंबर होगा, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगा। और वो वेव अगर ये प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो x डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रहा है, तो यहाँ पे x डायरेक्शन के प्रोपोगेशन के चलते तुम लिखोगे E0 kx माइनस, सॉरी साइन और कॉस हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी कॉस भी हो सकता है, kx माइनस ओमेगा t। और यहाँ पे भी लिखोगे B0, यहाँ पे सेम फेज होता है, याद रखना है, तो ये भी kx माइनस ओमेगा t होगा। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन किधर होगा। अगर मान लो लेट देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ऑसिलेटिंग साइनसॉइडली इन वाई डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? वाई डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया? जे कैप में। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? जेड एक्सिस में। मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? ये बोल रहा है जेड एक्सिस। निकाल के भी देख लो, अभी सिखाया तुरंत से। क्या? एक्स आई, ये रहा जे, ये रहा के, तुरंत सिखाया ना तुम्हें, टेंशन क्यों ले रहे हो? तो देखो बोला है क्या, तुम्हें खुद पता चल जाएगा ये सही है गलत है। यहां वेलोसिटी है, ये v को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये थंब को रिप्रेजेंट करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड y में है, y में इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि पाम को, फिंगर को, तो फिंगर ऊपर और थंब इधर। फिंगर ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड में और थंब x है लिखा हुआ यहाँ पे, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन को, तो ये थंब को बताता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन को। तो ये इधर, पाम किधर आया? तेरी तरफ। पाम किधर आया? तेरी तरफ। तेरी तरफ मतलब के कैप। डॉट का मतलब तेरी तरफ, क्रॉस का मतलब अंदर। और ये फिक्स होता है कि आई और जे अगर इस प्लेन में होगा तो के तेरी तरफ ही होगा, अंदर नहीं होगा। अगर आई एक्स में है, ये जे में है, तो एक्स क्रॉस वाई हमेशा जेड की तरफ होगा। इसीलिए ये फिक्स है, इसको फिक्स कर लो और उसके बाद तुरंत से चेक कर लो किधर क्या अंदर आ रहा है। तो यहाँ पे ये फिक्स है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इधर है, तो थंब का काम इधर है, थंब इधर फिक्स करके रख लो। और फिंगर किधर है? ऊपर। फिंगर ऊपर हो गया, तो फिंगर ऊपर, थंब इधर। पाम किधर आया? तेरी तरफ। तेरी तरफ मतलब के कैप। तो ये बता भी रहा था जेड डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली होगा, और तुमने निकाल भी दिया कि यहाँ के कैप होगा। और ये क्या होगा? आई जे के, ये y में है तो यहाँ पे k मत लिखो, यहाँ z लिख लो, है ना, z, और ये x, और यहाँ पे क्या लिखोगे जल्दी से बताओ? k कैप। तो ये तरीका है इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन लिखने का, मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन लिखने का, है ना। और ये सारा का सारा चीज़ तुम पूरे को सेट कर सकते हो। ये E0 और B0 जो होगा वो एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो ये सारा चीज़ के ऊपर क्वेश्चन सब दमादम करने वाले हैं। इसके कुछ प्रॉपर्टीज देख लो। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल, यस, या फिर एक्सरेज ऑसिलेटिंग, LC ऑसिलेशन। क्लियर हो गया सर। ये ट्रेवल कर रहा है किससे? 1 बाय स्पीड ऑफ लाइट, 1 बाय रूट अंडर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट से। दीज वेव डू नॉट रिक्वायर्ड मटेरियल मीडियम, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है वो वैक्यूम में प्रोपोगेट कर सकता है। इन दोनों का प्लेन परपेंडिकुलर होता है, देख रहे हो ना। इसी के ऊपर लाइन से अभी क्वेश्चन करने वाले हैं। फिर देखो, इन दीज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेरी साइनसॉइडली, E and S वही है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड है ये B, E and B becomes maximum at same place, देखो, and same time, इसीलिए इसके बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता। एंड बट देखो 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 देखो, बट परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज वेल एज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है। तो E क्रॉस B जो है वो किसके बराबर है? वेलोसिटी के डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के, अगर डिवाइडेड बाय म्यू, ये तो स्केलर है। तो E क्रॉस B S को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो याद है तुम्हें, ये E जो होगा इससे वेक्टर क्वांटिटी, E जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा किस पे? B पे,
है ना, E क्रॉस B अगर ये उसके परपेंडिकुलर है तो ये भी इस पे परपेंडिकुलर होता है और ये भी इस पे परपेंडिकुलर होता है ना। इसका जो रिजल्ट है उस पे ये भी इंडिविजुअल और ये भी इंडिविजुअल परपेंडिकुलर होता है। E इज परपेंडिकुलर टू S और B इज परपेंडिकुलर टू S। ये तो तुम्हें क्रॉस प्रोडक्ट के रिजल्ट से आया, बट इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी परपेंडिकुलर होता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, ऑल थ्री आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर इन फेज। क्रिस्टल क्लियर दिमाग में सेट होता जा रहा है। यस सर, देयरफॉर द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू फील्ड्स इज जीरो। द एम्पलीट्यूड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर रिलेटेड टू, ये भी अंदर इंपॉर्टेंट बात है। ये अभी मैंने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है। इससे खूब क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से देखना। पूछ देगा इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ तो C इंटू बी नॉट कर देना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कोई पूछता है तो स्पीड ऑफ लाइट पूछा है तुम्हें 3 इंटू 10 का पावर 8 और इंटू बी नॉट कर दो, ये मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड पता चल जाएगा। RMS पूछेगा तो डिवाइडेड बाय √2 कर देंगे। इसके ऊपर भी नीट में क्वेश्चंस आते हैं। सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, थियोरेटिकल है, तुरंत खत्म हो जाता है। और इसका डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन किससे डिसाइड होता है? E क्रॉस B से। ये बताता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन को। क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन को, है ना। The velocity of the electromagnetic field in medium, कोई दूसरा मीडियम है, is decided by the electric and magnetic properties of the medium। बहुत इंपॉर्टेंट बात, एक और नीट में क्वेश्चन आया था ये वाला। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब होता है? यही जो म्यू और एप्सिलॉन होता है प्रॉपर्टीज का। म्यू होता है क्या? म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट इंटू म्यू आर। यस सर, ये म्यू क्या होता है? म्यू नॉट इंटू म्यू आर। और एप्सिलॉन क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। देखो दोनों, देखो ये जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है किसी दूसरे मीडियम में, ये कौन डिसाइड करता है? मीडियम का प्रॉपर्टीज डिसाइड करता है और कुछ डिसाइड नहीं करता। नॉट बाय द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये कौन डिसाइड करता है? प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम। इस पे भी क्वेश्चन आता है, सारे लाइन पे क्वेश्चन आए हुए हैं जो जो तुम्हें बताते जा रहा हूं। और फिर मैंने बोला स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी भी मीडियम में कैसे डिसाइड करते हो? V इज इक्वल टू 1 बाय म्यू इंटू एप्सिलॉन। और यहाँ पे क्या सिखाया था मैंने? यहाँ पे 1 बाय रूट अंडर, ये म्यू को क्या लिखते हो? म्यू नॉट इंटू म्यू आर, है ना। और एप्सिलॉन को क्या लिखते हो? एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। और इसके ऊपर डिवाइड करके एक और क्वेश्चन अभी तुरंत जो ऊपर किया था वो 2020 में पूछा था। सर एकदम मस्त समझ में आ रहा है, इससे लगातार क्वेश्चंस आते जा रहे हैं बच्चों। अब इसके ऊपर और बात करेंगे, लेकिन अब लाइन से पहले क्वेश्चंस करेंगे, फिर ऊपर फिर आऊंगा मैं। चलो जल्दी से देखो 2002 का क्वेश्चन, फटाफट से 4 डालो बच्चों। बोला E एंड B रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, देन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव किससे डिसाइड करेगा? E क्रॉस B। खत्म कहानी, यही सिखाया अभी तुरंत। देख रहे हो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? अगला 2018 में देखो वही क्वेश्चन पूछ दिया तुम्हें। तुरंत क्या बोला करने को? I लिखो, J लिखो, K लिखो। यस, तुरंत से ये काम करो, ये डॉट लिख लो, K डॉट में है और ये प्लेन में है, X और Y में। अब देखो ध्यान से, बोला एन EM वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इज प्रोपोगेटिंग इन द मीडियम विद वेलोसिटी। ये थंब का काम करेगा, इधर थंब होगा, क्लियर हो गया? थंब इधर होगा I कैप में, क्योंकि वेलोसिटी। The instantaneous oscillating electric field of this EM wave is along plus y। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, देख लो, है ना। तो ये क्या काम करेगा? किसका? फिंगर का। देखो ये फिंगर का काम करेगा, ये थंब का काम करेगा, तो पाम किधर है? द डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। देखो 2018 में आया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पूछा तो अभी बताया तो तुम्हें। E क्रॉस B क्या होता है? V। E क्रॉस B V को रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन वाइज। डायरेक्शन वाइज मैं बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं होता है ये, डायरेक्शन वाइज। तो E की तरफ क्या करोगे? फिंगर इधर करो। इसका नहीं दिया हुआ है, इस पे चले जाओ। ये किधर है? थंब किधर है? इधर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड J में, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर? Y में, मतलब J में। और ये किधर? I में, I मतलब इधर। तो देखो फिंगर और थंब हो गया। पाम किधर आया? तेरी तरफ। पाम किधर आया? तेरी तरफ मतलब डॉट मतलब K। तो K आएगा, माइनस K नहीं आएगा। और K किधर होता है? Z। तो आंसर प्लस Z डायरेक्शन होगा। मजा आ गया तो जल्दी से आग लगा दो, -Z भी ऑप्शन है। देखो कितना इंपॉर्टेंट था ये चीज समझना। सीधा क्वेश्चन आता है ना, 5 सेकंड भी लगेगा। यस, इसको बहुत बढ़िया तरीके से तैयार कर लो। अगला क्वेश्चन देखो, फिर से देखो 2011 में क्वेश्चन क्या पूछा। बोल रहा है द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद EM वेव प्रोपोगेशन अलोंग द प्लस Z डायरेक्शन। अब बोल रहा है प्लस Z मतलब K कैप में इसका डायरेक्शन है। वेलोसिटी का डायरेक्शन दे दिया K कैप, तो हमें E क्रॉस B K जिसमें मिलेगा वो आंसर अब कर दूंगा। अब ऑप्शन से होगा ये क्वेश्चन, क्योंकि E क्रॉस B जो होना चाहिए K मिलना चाहिए। तो तुम्हें पता है I इधर होता है, J इधर होता है और K इधर होता है।
ठीक है ना। अब देखो फटाफट से, अब देखो किसमें ई क्रॉस बी के होगा, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन प्लस जेड है। तो आई और जे, तो आई किधर है, इधर है, फिंगर आई फिंगर इलेक्ट्रिक फील्ड फिंगर, जे किधर मैग्नेटिक फील्ड, तो फिंगर इधर मैग्नेटिक फील्ड किधर आया, थंब, थंब किधर आया के में, तो ये सेट हो गया, तो ये आंसर हो गया हमारा। टिक करो और आगे निकलो। लेकिन बाकी चार्ट को और चेक करके बता देता हूं जिससे कि तुम्हें पता चल जाए कि ये भी होगा तो क्या होगा। अब ये है के कैप में, तो ये दोनों कभी पैरेलल नहीं हो सकता, डायरेक्ट सब परपेंडिकुलर होगा। तो अगर ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है तो ये कहीं नहीं होना चाहिए, तीनों अलग अलग होता है। देखो ये के आई जे, लेकिन अगर के और के मिल गया तो ये तो कभी होगा ही नहीं, के मिल गया कभी होगा ही नहीं। देख रहे हो, समझ रहे हो, कोई भी मिल गया तो सेम दो हो नहीं हो सकता, दो चीज सेम हो ही नहीं सकता। दो चीज सेम का मतलब होता है पैरेलल हो गया, पैरेलल होता ही नहीं है। ये तीनों क्या होता है, परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन और ये मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर, ऑल थ्री आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर इन फेज। क्लियर हो रहा है ना। देखो अब इसको ये गलत क्यों है, वो ये देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड जे में है तो जे की तरफ फिंगर कर लो, और मैग्नेटिक फील्ड आई में है, मैग्नेटिक फील्ड आई में है, इधर इधर है, तो फिंगर इधर और पाम इधर। तो अगर क्रॉस करोगे तो अंदर जा रहा है, देखो बाहर था डॉट, अंदर है क्रॉस, बाहर है के, अंदर है माइनस के, तो ये हो जाएगा माइनस के। इसका आंसर जानते हो क्या होगा अभी का, माइनस के बेटा। अगर ये माइनस जेड लिखा रहता ना तब आंसर होता ये वाला, कि डायरेक्शन जो होगा प्रोपगेशन का वो माइनस जेड होता, तब ये आंसर होता। इस क्वेश्चन को बहुत प्यार से सॉल्व करो, इसको सीखो, क्योंकि यही क्वेश्चन हो सकता है अभी 7 दिन के बाद, 8 दिन, 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद आ जाए एग्जाम में। क्लियर हो रहा है मेरे प्यारे बच्चा लोग, यस 10-12 दिन के बाद जो आपका एग्जाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखते चलिए। फिर 2012 में पूछा, देखो E इज इक्वल टू, देखो इक्वेशन लिख दिया, लिखो E वेक्टर क्या है, ये आई कैप लिख दिया, लिखो 40 cos के जेड माइनस 6 इंटू 10 का पावर 8t। खुद ही दिख रहा है कि ये ओमेगा को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो है वो के को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आई कैप में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और प्रोपगेशन जेड में है, जेड मतलब के कैप में है। अब इससे कुछ भी पूछ सकता था, आंसर कर सकते थे अपन, कोई टेंशन नहीं है। पढ़ो क्या पूछ रहा है, बोल रहा है वेयर ई जेड एंड टी आर इन वोल्ट पर मीटर, मीटर सेकेंड, ऐसा यूनिट की बात किया। द वैल्यू ऑफ द वेव वेक्टर के पूछा। के होता क्या है ये समझो, के होता है क्या, के होता है 2 पाई बाय लैम्डा। सर ध्यान से देखते चलो, 2 पाई बाय लैम्डा। अब क्वेश्चन है क्या लैम्डा निकाल पाओगे मेरे प्यारे बच्चा लोग। हाँ सर, लैम्डा निकालने का तरीका आपको बताया गया है। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है। कैसे निकलता है सर, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का एक रिलेशन है बेटा। अच्छा, वेवलेंथ जो होता है ये डिस्टेंस है, तो वेलोसिटी इनटू टाइम होगा। वेलोसिटी मतलब स्पीड ऑफ लाइट, और टाइम मतलब अरे यार, वेलोसिटी इनटू टाइम मतलब 1/f, तो 1/f मतलब फ्रीक्वेंसी लिख दो। समझ आया। अरे डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी क्या है, स्पीड, और टाइम यहाँ पे लिखना है t, तो f लिखोगे नीचे तभी तो 1/t करके ऊपर चला जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई टेंशन है, आराम से निकल सकता है यार। वैसे भी देखो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस किस चीज से रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे, वेवलेंथ से, और टाइम t से। 1/t क्या होगा, फ्रीक्वेंसी, तो लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी क्या होगा, v, और v क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। यहाँ तो यहाँ पे देखो c, और ये जो है c वो लैम्डा इंटू एफ के बराबर होगा। कितना आसान तरीके से पता चल गया कि सर ये लैम्डा जो होगा c/f के बराबर होगा। और f कैसे निकलेगा वो देखो, ये ओमेगा से, ओमेगा किसके बराबर, 2πf के। देखो मजा आया होगा तुम्हें, तो यहां से तुरंत से देखो ये f किसके बराबर होता है, देखो f होता है ओमेगा/2π के, ओमेगा/2π के। ओमेगा कितना है, ये है पीछे वाला 6 इंटू 10 का पावर 8 है बेटा ओमेगा, और ये कितना 2π, और c कितना है, स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। देखो क्वेश्चन खत्म हो गया। कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा 2012 में ये लोग। तो पूछा वेव नंबर, लेकिन सब कुछ मिला दिया। देखो तो वेव नंबर हो गया 2π बाय लैम्डा, तो 2π। अब लैम्डा क्या होगा, c/f। c क्या है भैया, लैम्डा क्या है, c/f, तो c नीचे और f ऊपर। यस सर, तो हो गया 2π। c का वैल्यू कितना है, 3 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड बेटा, बहुत मजेदार। और f का वैल्यू कितना है,
ये 6 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 2 पाई। देखो मजा आया होगा तुम्हें ये चीज सीख के यार बच्चों, खुपाच खुपाच टकाक टकाक, 3 2 जा 6 टकाक टकाक, कितना आ गया 2। एसआई में चल रहा है तो 2 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर। देखो इसमें बहुत इंफॉर्मेशन है, लेकिन नीट में पूछा गया क्वेश्चन है तो तुम्हें थोड़ा सा 30 सेकेंड लगेगा। इक्वेशन से ओमेगा निकाल लोगे, ओमेगा से फ्रीक्वेंसी निकाल लोगे, लैम्डा स्पीड ऑफ लाइट फ्रीक्वेंसी का रिलेशन पता है, क्योंकि इसने बोला है कि ईएम वेव प्रोपोगेशन इन वैक्यूम, इसीलिए मैं सी लिख पा रहा हूं। क्यों लिख रहा हूं सी? क्योंकि वैक्यूम की बात किया है इस क्वेश्चन वालों ने। पूरा मस्त समझ में आ रहा है तो यार आग लगा दो बच्चा लोग, एकदम दिल बरसा दो, तगड़ा गेम होता जा रहा है सर। हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो 2009 में क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन का भरमार कर लो कि कोई गलती होने का चांस ना बचे। बोला इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन द मीडियम इज रिप्रेजेंटेड बाय, एक्स में नहीं है वाई में है इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो ये रिप्रेजेंट कर रहा है अभी टी के पीछे वाला ये ओमेगा को, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स को, यानी कि ये के को। देखो मजा आ गया तुम्हें। ओमेगा होता है 2 पाई एफ के, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसे 2 पाई एफ के। देखो रिप्रेजेंट कर रहा है 2 पाई एफ का वैल्यू ये है, तो यहां पे 2 पाई इंटू 10⁶, तो 2 पाई से 2 पाई खत्म, एफ का वैल्यू हो गया 10⁶ हर्ट्ज। पहला कहानी खत्म, तुरंत खत्म कि फ्रीक्वेंसी हो गया 10⁶ हर्ट्ज। ये मजा देगा तुम्हें। और यहां माइनस है, माइनस है मतलब लेफ्ट से राइट जा रहा है, लेफ्ट से राइट जा रहा है मतलब प्लस एक्स डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रहा है। ये देखा, प्लस एक्स डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रहा है। बीच में माइनस हो तो प्लस एक्स में ही प्रोपोगेट करता है, चाहे इधर माइनस, ये एक्स वाला टर्म इधर हो या ये इधर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लेफ्ट टू राइट ही जाएगा। अगर बीच में माइनस होगा, बीच में प्लस होगा तो राइट से लेफ्ट जाएगा, फिर माइनस एक्स में जाता। ये क्लियर हो रहा है? यहां सुनो ध्यान से, ओमेगा टी माइनस के एक्स हो या के एक्स माइनस ओमेगा टी हो, वो दोनों वेव लेफ्ट टू राइट ही जाएगा, मतलब प्लस एक्स में। तो ये वेव जा रहा है प्लस एक्स में। देखो कहीं पे मूविंग अलोंग प्लस एक्स, ठीक है, मूविंग अलोंग प्लस एक्स, ठीक है, मूविंग अलोंग माइनस एक्स। देखो ध्यान से देखना, ये गलती मत कर देना, ये गलत हो गया तुरंत। मूविंग अलोंग माइनस वाई, ये किसके बारे में बोल रहा है? द इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन द मीडियम इज गिवन बाय दिस। इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन हो रहा है, जो वेव का इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन वाई में है, लेकिन मूव किधर कर रहा है? प्लस एक्स में। तो ये बोल रहा है माइनस व मूविंग अलोंग माइनस वाई डायरेक्शन, गलत बोल रहा है ये भी गलत हो गया। मूविंग इन एक्स ये इधर। फ्रीक्वेंसी 10⁶ हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी 10⁶ यहां तक सेट है। अब वेवलेंथ पूछा है, ये 100 है 200 लैम्डा, तो लैम्डा यहां से निकाल लो, k इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा। और ये k का वैल्यू कितना है? देखो यहाँ पे यह पाई इंटू 10⁻², तो ये क्या निकल गया जल्दी से देखो बेटा, ये हो गया पाई से पाई खत्म, खुपाच खुपाच, लैम्डा उधर ये इधर, तो लैम्डा का वैल्यू क्या होगा भाई? 2 डिवाइडेड बाय 10⁻², ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा 2, और ये इधर क्या हो गया 200, ये क्या होगा 200, क्या के का लैम्डा वेवलेंथ, तो क्या होगा मीटर, तो 200 मीटर। तो मूविंग अलोंग प्लस एक्स डायरेक्शन, फ्रीक्वेंसी दिस, वेवलेंथ 200। इसमें 3 चीज पूछ दिया तो सब चीज निकाल दिए तुरंत से। देखो क्या तुम नहीं फोड़ पाओगे, ये खत्म हो गया, 100 से 200 हो गया। कितना मजेदार क्वेश्चन पूछ रहा है, देख रहे हो ना, हर एक साल आ रहा है भैया। और अभी देखना, अभी तो और मजेदार चीज सब करवाऊंगा। अगला देखो, ये लो, ये क्वेश्चन 2017 में क्या पूछा, बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्री स्पेस रूट मीन स्क्वायर। देखो आरएमएस वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ई आरएमएस दे दिया। ई आरएमएस होता क्या है? E0/√2 होता है, ये बात ध्यान रख लेना। तो ई आरएमएस का वैल्यू 6 है, तो E0 का वैल्यू हो गया 6√2, इसको निकाल के रख लो। चलो एसआई यूनिट में चल रहा है, वोल्ट पर मीटर हो गया। चलो E0 पता चल गया। अब क्या पूछा? द पीक वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब B0 पूछा। तो अभी तो तुरंत पढ़ाया था, E0/B0 जो होता है वो C के बराबर होता है। पूछा क्या? B0, तो B0 उधर, तो E0 डिवाइडेड बाय C, तो B0 क्या होगा? E0 डिवाइडेड बाय C। E0 का वैल्यू क्या है? ये 6√2, और ये क्या हो गया भैया? B0। C का वैल्यू 3 × 10⁸, तो ये क्या होगा जल्दी से देखो, 3 2 जा 6, ये ऊपर गया तो 2√2, और इंटू 10 का पावर ये ऊपर जाएगा तो -8, और ये मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट हो जाएगा टेस्ला। देखते जा रहे हो ना, तो 10 का पावर -8 इसमें है, इसमें सब में है भैया। अब ये देखो, ये 2 × √2, तो 2 × 1.41 करो, तो 2 1 जा 2, 4 2 जा 8, और 2 1 जा 2, 2.82 आएगा। तो 2.82 इसमें है नहीं है, खत्म करो, ये 2.8283 यही आंसर हो जाएगा। ये चीज देखो E0/B0 के कॉन्सेप्ट के ऊपर पूछ दिया क्वेश्चन।
देख रहे हो, ERMS के ऊपर से E0 निकाल दिया और फिर यूज कर लिया मैंने। तो कोई भी टॉपिक जो होगा, जितना थ्योरी पढ़ाया उसी से सारे क्वेश्चन आज तक आए हैं और अभी भी आएंगे। बस आपको एकदम कंट्रोल करके मस्त मजा लेते चलना है। अगला देखिए बच्चों, 2016 में पूछो, देखो क्या पूछा, ये देखो क्वेश्चन, यही देखो पूछा है क्या, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पूछा। आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस व्हिच कैन यूज टू प्रोड्यूस द प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। चार्ज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है। स्टेशनरी, कांस्टेंट वेलोसिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैदा होता है। स्टेशनरी रुके हुए चार्ज अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है। लेकिन पूछा क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लेस चार्ज लेस, अरे यार, एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूसेस। देख रहे हो ना, सब फोर डालोगे तो इस तरीके से सारे क्वेश्चंस, तुम्हें काफी क्वेश्चंस करा दिया, अब कितना ही कराऊंगा, सारे वही होते हैं। चलो एक दो और कर लो तुम्हारा मन करे तो। अब ये क्वेश्चन यार मैं तुम्हें बताना पसंद करूंगा, ठीक है, ये क्वेश्चन बताना पसंद करूंगा। देखो पूछा क्या है, द रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड का मतलब मैक्सिमम वैल्यू, एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टू द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो ये उल्टा पूछा है, E0 बाय B0 होता है C के बराबर, लेकिन ये पलटी मार दिया, ये 1 बाय C के बराबर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा वो देखो, फॉर एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेशन इन वैक्यूम, वैक्यूम है तभी ये E0 B0 होता है, याद रखना, और ये C होता है। वैक्यूम होगा तभी ये C होगा, अदरवाइज ये V होगा। अच्छा ये क्या बोल रहे हो सर, हाँ अगर ये वैक्यूम में है, वैक्यूम में, तभी ये C होगा, अदरवाइज V इज इक्वल टू E बाई बी लिखते हैं अपन, याद रखना। तब अपन E0 B0 नहीं लिखते हैं, E बाई बी इन जनरल बात करते हैं, हमें नहीं पता, ठीक। तो बोल रहा है ये मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक का जो रेशियो है वो किसके बराबर है, पूछा इस क्वेश्चन वालों ने। देखो जल्दी से, तो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक का रेशियो पूछा, तो ये 1 बाई C। तो बोल रहा था स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, गलत। रेसिप्रोकल ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, सही। द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक परमिएबिलिटी टू द इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, अरे बकवास। यूनिटी जो होता है वो क्या होता है, ये भी एक चीज है, बताऊंगा अभी जब एवरेज वैल्यू की बात करेंगे तब मैं बताऊंगा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है, इन दोनों का एनर्जी कॉन्ट्रीब्यूशन बराबर होता है, एवरेज एनर्जी दोनों का बराबर होता है, और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी अपने आप में भी बराबर होते हैं, ये सब बराबर होता है। और टोटल एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या है, इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, इसके ऊपर डिटेल डिस्कस अभी करेंगे, टेंशन मत लो। तो ये पूरा कहानी तुम्हारे दिमाग में सेट हो चुका है कि यस सर सारे क्वेश्चंस तो सॉल्व होते जा रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये लो, जैसे कि ये क्वेश्चन देखो क्या पूछा, थियोरेटिकल क्वेश्चन 2007 में फिर से पूछा जा सकता है। द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर इन अपोजिट फेज, गलत। अपोजिट फेज गलत, सेम फेज में होता है और परपेंडिकुलर होता है। आर इन फेज एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सही। इन फेज एंड पैरेलल टू, गलत। देखा कैसे कैसे क्या हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, पढ़ो क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर कॉज्ड बाय। देखो 1999 में भी पूछा ये क्वेश्चन और 2016 में भी पूछा ये क्वेश्चन। ये देखो 2016 में भी पूछा ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो कि एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल, और 99 में भी पूछा ये क्वेश्चन। देखो ये दिमाग में चमक रखना है बेटा तुम्हें, 99 में भी पूछा ये क्वेश्चन। देखो कि एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन करता है। और स्टेशनरी मतलब रुका हुआ, मूविंग विद मूविंग चार्जेस, यूनिफॉर्मली मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी, v इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये EM वेव। तो ये आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पीछे छूट गया ये वाला, वो देखो, पढ़ो इसको। क्या पूछ रहा है, Which of the following statement is false? ये ध्यान से नीट के एग्जाम में देखना, कहीं false, not true, ये सब तो नहीं लिखा हुआ है। For the properties of the electromagnetic, मतलब गलत चीज चुनना है हमें। बोला both electric and magnetic field vector attains maxima and minima at the same place and same time, एकदम सही बात है ये। सेम फेज में होता है, सेम टाइम में होता है। एनर्जी इन इलेक्ट्रिक वेव डिवाइडेड इक्वली, यस इक्वली होता है एनर्जी, याद रखना है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में, सही बात है। बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर, पाप कर दिया, ये गलत है, इसीलिए ये सही है क्योंकि इन्होंने फॉल्स स्टेटमेंट पूछा, तो मेरा आंसर सी होगा।
बोला दीज वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम, ये भी सही है, वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कोई भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, ये सही है, मतलब हमें फॉल्स स्टेटमेंट चूज करना है। बोलो बच्चों क्या बात एकदम सेट हो चुका है तुम्हारे दिमाग में, और कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्वेश्चन आता है तो क्या तुम फोड़ने के लिए तैयार हो? तो आंसर है यस। तो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर ओरिएंटेड अलोंग सेम डायरेक्शन एंड इन फेज। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो सेम डायरेक्शन में नहीं होता, वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है और फेज में होता है। देखो फिर से आया 94 में भी ये क्वेश्चन, ये सही है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर बट हैज फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री, गलत। सेम डायरेक्शन बट हैव द फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री, गलत। दोनों का देखो, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर ओरिएंटेड अलोंग। अब यार यहां पे देखो, अलग अलग डायरेक्शन में ये प्रोपोगेट करता है, प्रोपोगेशन का डायरेक्शन सेम है, ओरिएंटेशन अलग अलग है दोनों का। ओरिएंटेशन पूछा है, प्रोपोगेशन सेम में होता है और सेम फेज में होता है, लेकिन ओरिएंटेशन परपेंडिकुलर होता है और सेम फेज में होता है। देखना ध्यान से, ऐसे मिस्टेक मत करना प्रेशर में आके जल्दी जल्दी में। अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो ध्यान से, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिपेंड्स अपॉन, देखो वेवलेंथ, इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी किसी पे नहीं, मीडियम पे डिपेंड करता है जिसमें ये ट्रेवल करेगा। अरे वाह सर क्या बात है, देखते जा रहे हो। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन क्या है देखो, अच्छा ये क्वेश्चन यार बच्चे 1999 में आया हुआ है, लेकिन इसका मतलब बच्चों को समझ नहीं आता। देखो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोल रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच इज बेस्ट suited टू ऑब्जर्व a particle of radius 3 into 10 का पावर -4 सेंटीमीटर is of the order, ये क्या दिया हुआ है? रेडियस, रेडियस एक लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है और बोल रहा है किस ऑर्डर में होगा वेव, जो इसे समझ पाए। इसका मतलब है कि वो जो वेव का वेवलेंथ है वो इस ऑर्डर में होना चाहिए, तभी वो रेडियस को मेजर कर पाएगा। अदरवाइज बहुत छोटा होगा तो भी नहीं कर पाएगा, बहुत ज्यादा हो तो भी नहीं कर पाएगा। तो ये डिस्टेंस से पता चल रहा है कि वेवलेंथ का ये ऑर्डर होना चाहिए। ध्यान से सुनो, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी चीज को मेजर करने के लिए उसी रेंज का हमें वेवलेंथ होना चाहिए। अगर इस रेडियस को मेजर करना है तो ये वेवलेंथ होना चाहिए, इसके ऑर्डर का होना चाहिए। तो ये वेवलेंथ का वैल्यू दिया हुआ है, ये चीज समझना इंपॉर्टेंट बात था। इसने बोला नहीं है कुछ भी, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोल दिया, तो हम मान के चल रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पीड ऑफ लाइट के रेंज में ही ट्रेवल कर रहा है, क्योंकि मीडियम की बात किया नहीं है। अगर करता तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट वगैरह लेते, म्यू आर एप्सिलॉन आर वगैरह लेते। तो ये लैम्डा देखो मिल गया हमारे पास, ठीक है ना। बिल्कुल कोई भी दिक्कत, कोई टेंशन, कोई परेशानी नहीं सर, एकदम मस्त। तो लैम्डा निकल गया, अभी तुरंत तुम्हें समझाया, लैम्डा इज इक्वल टू c/f। बोलो मजा आ गया। तो क्या पूछा है? फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो आंसर हर्ज में आ रहा है। एफ पूछा तो एफ निकालो, एफ क्या होगा? c/λ। देख रहे हो c क्या होगा? 3 इंटू 10 का पावर 8, और लैम्डा क्या होगा बेटा? 3 इंटू 10 का पावर -4। ये -4 ऊपर जाएगा, खुपाच हो जाएगा, तो 8 और 4 12 हो जाएगा, 10 का पावर 12 के रेंज में आंसर आएगा। अब देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन का आंसर 10 का पावर 12 होगा अगर यहाँ -4 है। तो किसी किसी बुक में ये -6 भी दे रखा है, तो आंसर 14 हो जाएगा। बात पूरा समझ में आ रहा है तो जल्दी से फटाफट से थम्स अप करो, ये करो, आग लगा दो, दिल बरसा दो बच्चा लोग, कि सारे तरीके के क्वेश्चन मैंने करवा दिए। अब एक तरीके का क्वेश्चन इसमें और बचता है मेरे प्यारे बचवा और बचपी लोग। ये देखो, अब सारे क्वेश्चन तुम फोड़ ही डालोगे। वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन अ मीडियम, क्या बताया अभी? म्यू नॉट एप्सिलॉन म्यू आर -1/2, यही तो सिखाया था। अब एक और क्वेश्चन मान लो, ये देखो 2013 नीट में पूछा, ये देखो 19 में पूछा। ये देखो ये दे रखा है, देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे रखा है, मैग्नेटिक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक परमिएबिलिटी और परमिटिविटी, ये म्यू आर और एप्सिलॉन आर दे रखा है। अगर ये और ये दे दिया क्वेश्चन वालों ने तो रेशियो निकाल दो, अभी फॉर्मूला बता दिया है, यही 2019 में भी पूछा। तो एक तरीके का सारा क्वेश्चन मैंने कवर कर दिया। दूसरा तरीके का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अभी तुरंत बच्चा लोग। और वो क्वेश्चन क्या है सर? दूसरे तरीके का जो क्वेश्चन है अपने पास बच्चों, उसे हम स्टार्ट कर रहे हैं। कहां से बेटा? अब अगले पॉइंट से। और वो क्या है अपने पास? वो है अपने पास कौन सा चीज? मैक्सवेल इक्वेशन वगैरह बताऊंगा, लेकिन अब स्पेक्ट्रम की बात करेंगे अपन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करते हैं।
ठीक है बच्चों, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करते हैं अभी तुरंत। एक सेकेंड में रुकिए। अरे यार बच्चों, अभी बहुत देर से ना घर में अलार्म 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 बजे जा रहा था। मैं तभी से परेशान हूँ। कौन है? सर आए हुए थे और वो बहुत देर से वेट कर रहे थे। कार में आवाज़ आ रही थी तो मैंने पहुँच करके देखा तो सकते। चलो कोई बात नहीं है, तो 3 मिनट का पॉज था, अभी तुम लोगों को पता चला होगा। चलो स्टार्ट करते हैं अब दोबारा से। तो अभी अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पूरा का पूरा चीज़ पढ़ लिए हैं बेटा। अभी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में बात करेंगे। एक क्वेश्चन जितना अभी तक बताया उससे आता है, और दूसरा आजकल हर एक एग्जाम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से क्वेश्चन पूछने लगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है क्या? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पूरा जब तुम एनालिसिस करोगे तो ये जो तुम्हारे पास जितने भी वेव्स हैं, स्टार्ट करते हैं कहां से? गामा रेज से। गामा रेज देखना ध्यान से क्या क्या बोलता जा रहा हूं। एक्स रेज, और इस सर अल्ट्रावायलेट, यस सर। उसके बाद विजिबल रीजन। विजिबल रीजन में कितने लाइट रेज? पूरा का पूरा विवजियोर। और विवजियोर मतलब अगर वेवलेंथ की बात कर रहे हो तुम, वेवलेंथ का, तो वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसका होता है? रेड का। तो यहां पे देखो ध्यान से, ये एनर्जी के टर्म में है, ये एनर्जी ज्यादा है इसका, ये एनर्जी ज्यादा है, ज्यादा ज्यादा ज्यादा। तो सबसे ज्यादा एनर्जी उसका होगा जिसका वेवलेंथ कम होगा। क्यों सर? कि एनर्जी क्या होगा? hc/λ। क्या होगा? hc/λ। अरे एनर्जी क्या होगा? hc/λ होगा सर। अरे एनर्जी क्या होगा? hc/λ होगा सर। तो ये देखो यहाँ पे ये पूरा का पूरा विवजियोर होता है। क्या होता है? विवजियोर होता है। और एनर्जी के टर्म में है तो ये एनर्जी नीचे की तरफ डिक्रीज करता है। ये सबसे ज्यादा, उससे कम, उससे कम, उससे कम। इसके कॉरस्पॉन्डिंग का फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसका होगा? इसका। ये एनर्जी क्या है? ये सबसे ज्यादा है, ये ग्रेटेस्ट एनर्जी है। एनर्जी घटता हुआ जाता है, ये फ्रीक्वेंसी क्या होगा? घटता हुआ जाएगा। और वेवलेंथ क्या है? एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये बढ़ता हुआ जाएगा। तो पूरा तुम्हें एक स्पेक्ट्रम जो बन रहा है वो बता रहा हूँ किस तरीके से होता है। गामा रेज होता है, एक्स रेज होता है, अल्ट्रावायलेट होता है, विजिबल होता है। ठीक है, इसको याद करने का मेरे पास एक टेक्निक है, मजा दिला दूंगा। अभी पहले देखना क्या बोल रहा हूँ। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है और ये जो वेवलेंथ है, इसके पैटर्न में जो अरेंजमेंट है पूरा का पूरा, जितने भी हमारे पास वेव्स हैं उसी को हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो स्पेक्ट्रम एक्चुअल में क्या है कि ये जो मैक्सवेल ने इसे प्रेडिक्ट किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बहुत सारे तरीके का कॉम्बो पैक है। और जिसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एक्सपेरिमेंटली डिस्कवर्ड किसने किया? हर्ज ने। अब ये 19th सेंचुरी में बहुत सारे लाइट रेज आ गए तुम्हारे पास। विजिबल लाइट आ गया, अल्ट्रावायलेट आ गया, इंफ्रारेड आ गया, एक्स रेज आ गया, गामा रेज आ गया, इन सब डिस्कवर कर दिया। तो इनको हमने सोचा कि हम अरेंज करें। हमने क्या सोचा? इन्हें अरेंज करें इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसीज, है ना, इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसीज, वेवलेंथ, एनर्जी। तो इसको जो अरेंजमेंट है वही स्पेक्ट्रम है, जो अरेंजमेंट है वही स्पेक्ट्रम है। तो स्पेक्ट्रम एक्चुअल में क्या है? हमारे पास जितने भी तरीके का वेव है, गामा रेज है, एक्स रेज है, विजिबल रीजन है, इंफ्रारेड है, माइक्रोवेव है, रेडियो वेव्स है, इन सबको जो हमने ऑर्डरली अरेंज कर लिया, the orderly distribution of electromagnetic radiation according to their frequency or wavelength is called electromagnetic spectrum। तो सर ये बहुत ही आसान सा चीज आपने बता दिया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पूरा का पूरा अरेंजमेंट है। अब सारे क्वेश्चंस इस फोटो से आता है। जितना भी क्वेश्चन आज तक आया है ना, अभी देखना, एक चीज बताऊंगा, ये फोटो और इसी से आएगा, लेकिन ये फोटो याद कैसे रहेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए मैंने तुम्हें बता रखा है। सबसे पहले होता है गामा, फिर एक्सरेज, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर विजिबल रीजन। विजिबल रीजन में मैंने बोला कि ये जो है ये एनर्जी घटने वाला है। एनर्जी, इसका एनर्जी सबसे ज्यादा, उसके बाद ये, 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 उसके बाद ये। तो ये डिक्रीजिंग एनर्जी के फॉर्म में है। यहाँ पे अरेंजमेंट अगर यहां से देखोगे और यहां से देखोगे तो एनर्जी इंक्रीजिंग है। तो यहां से नीचे से ऊपर देखते जाओ, नीचे से ऊपर इंक्रीजिंग एनर्जी होगा। अरे वाह सर, ये इंक्रीजिंग एनर्जी है। हाँ, उसके बाद देखो ये इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी है, यस। और यहां से देखोगे तो ये क्या होगा? डिक्रीजिंग वेवलेंथ होगा। नीचे से ऊपर जाओगे तो वेवलेंथ डिक्रीज करेगा, क्योंकि अगर ये एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रहा है, तो वेवलेंथ डिक्रीज करेगा। सर बोलो, मजा आ गया क्या तुम्हें? 2 सेकंड में तुम्हें मैं पूरा का पूरा चीज समझाए जा रहा हूं। अब देखो कैसे पूरा का पूरा चीज बताऊंगा, याद एकदम अभी याद करवा दूंगा मैं। इसका अरेंजमेंट 3 तरीके से। एक तो ये क्या लिखा हुआ है, प्लस ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, और एक और नया चीज बोले जा रहा हूं, एनर्जी। तो कोई भी एक चीज याद रख लो।
फ्रीक्वेंसी याद रखो तो भी एनर्जी निकल जाएगा, क्योंकि एनर्जी क्या होता है h इंटू न्यू, और h क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट का दो वैल्यू होता है, एक 6.6 इंटू 10 का पावर माइनस 34 जूल सेकेंड SI यूनिट में होता है, और एक होता है 4.1 इंटू 10 का पावर माइनस 13 या 14 है ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड, इस टर्म में होता है। ये वाला चीज देख लेना, याद करने की जरूरत नहीं है, ये चेक कर लेना एक बार, चेक इट। ठीक है, तो ये दोनों चीज के ऊपर पूरा का पूरा कहानी बन जाता है। तो H और C का वैल्यू एग्जाम में पहले पेपर में पूरा लिखा रहता है, एकदम टेंशन मत लो। लेकिन तुम्हें यह भी नहीं आएगा एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा, तुम्हें आएगा ऑर्डर। जैसे कि अभी 2022 में एक क्वेश्चन पूछा, ये 4 लिख दिया, बोला कौन सा ऑर्डर किसका है, 2 सेकंड में आंसर करना था, 2 सेकंड में, अभी ये तुरंत बता दूंगा। तो अब ये पूरा सर याद कैसे रहेगा, इंपॉर्टेंट तो वही है सर। आपने ये तो बता दिया इंक्रीजिंग बढ़ेगा, ये फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, वेवलेंथ घटेगा, ये तो आपने क्लियर कर दिया सर। नीचे से ऊपर जाएंगे तो वेवलेंथ क्या होगा घटेगा, नीचे से ऊपर जाएंगे तो एनर्जी क्या होगा बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगा बढ़ेगा, ये तो पता चल गया। अब कहां से स्टार्ट होगा वो देखना। स्टार्ट होगा यहां पे 10 का पावर 0 से, 10 का पावर 1 से, और जाएगा कहां तक 10 का पावर माइनस 20। यहां पे देखो, यहां पे देखो, ये 24 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 10 का पावर 24। ये यहां पे बढ़ रहा है, तो यहां पे क्या है 1 मान लो, 1 10 का पावर 0 मान लो, 1 से लेकर 10 का पावर 24 तक गया है। देखना इसी का जस्ट एकदम रिवर्स करते हुए जाओगे, ये इसके जस्ट सामने सामने है। देखो यहां पे स्टार्ट कहां से होता है, ये लॉन्ग है, 10 का पावर 7 से स्टार्ट होगा। देखो ध्यान से, अब ये 24 था और ये 1 से स्टार्ट हुआ, और ये 7 से स्टार्ट हुआ है, तो 7 कम होगा, तो यहां पे लगभग कितने हो जाएंगे वो देख लो, 13 14 15 16 17 ऐसे कुछ हो जाएगा, जिससे कि ये 24 में से 7 कम होने के बाद तो ये कितने होंगे 15 16 17 14 15 ऐसे कुछ होगा। तो 10 का पावर माइनस 14 तक यहाँ लिखा हुआ है। देखते चलो एकदम अरेंजमेंट, पहले पूरा सीखो क्या बता रहा हूं मैं। ये 10 का पावर 7 से स्टार्ट हो रहा है और घट रहा है, ठीक है ना, पक्का। ये लॉन्गेस्ट होगा, ये शॉर्टेस्ट होगा, 10 का पावर 14 तक लिखा हुआ है, देख लो यहाँ पे। ये हो गया 7 6 5 4 3 2 1, यहाँ 1 है, वहाँ 1 है, तो 1 के आगे जा रहे हैं ऊपर, कहाँ तक जा रहे हैं 10 का पावर। अब ये 1/10 1/100 1/1000 2000, तो माइनस में पावर आ रहा है। 10 का पावर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 लिखा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। ये 0 से 10 का पावर 24, कोई एक याद रखना है, और ये 10 का पावर 7 से 10 का पावर -14 याद रख लिया। अब सारा खेल इस बात का है कि ये याद है या नहीं है। तो ये मैं याद करने के लिए तुम्हें बताता हूं, GXUV। GXUV देखो ध्यान से, GXUV कितना आसान से याद रखा। XUV आजकल ट्रेंड में है, और GXUV आ गया मान लो मार्केट में, तो मैंने लिखा GXUV इन मार्केट, मैं ऐसे लिखता हूं, नहीं सॉरी इन मिस्टेक, ये मिस्टेक से बन गया GXUV। तो क्या लिखा मैंने, GXUV इन मिस्टेक। देखना ध्यान से क्या क्या चीज बोलते जा रहा हूं, पक्का खत्म हो गया। MISTAKE ऐसे लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, GXUV इन मिस्टेक। ये सारा देखो, ये बीच में जो होते हैं ना टोटल 5 है, ये भी मैं याद करवा दूंगा तुम्हें, कोई टेंशन मत लो, सब याद करवा दूंगा। ये 5 होते हैं, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, शॉर्टवेव, टेलीविजन, AM, ये 5 है बिल्कुल, और ये टोटल 10 है, ये टोटल 10 है, 4 ऊपर है 5 यहाँ पे, तो एक नीचे है। ये लॉन्ग रेडियो वेव्स है, लॉन्ग रेडियो वेव है जिसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, तो लॉन्ग रेडियो वेव अंतिम में यहाँ पे बढ़ा हुआ है। इसके लिए कोई जरूरत नहीं है कुछ भी याद रखने का। देखो मेरा ये याद रखने का तरीका है, मैं इसी से सब क्वेश्चन कर लेता हूँ तुरंत से, तो मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हें इससे बढ़िया कुछ आता है तो तुम अपना याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये डायग्राम से एक क्वेश्चन गारंटी आएगा नीट में, वो याद है तो करोगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। याद है तो 5 सेकंड में कर लोगे। मैं तुम्हें वही बता रहा हूं कि देखो सारे क्वेश्चंस कैसे मैं तुरंत करता हूं बिना कोई टेंशन का। मैं बस ये याद रखता हूं, GXUV इन मिस्टेक, इन इंफ्रारेड, MI माइक्रोवेव, S शॉर्ट रेडियो वेव, ये वाला टेलीविजन FM रेडियो वेव, और ऐसे AM रेडियो। तो ये सारे रेडियो वेव्स हैं। देखो G गामा रेज, G फॉर गामा रेज, गामा रेज को ऐसे डिनोट करते हैं, ऐसे भी ध्यान रखना ऑप्शंस में। गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल रीजन, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल रीजन। देखो
गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, GXUV तुरंत यहां आ गए। फिर इंफ्रारेड, मिस्टेक, माइक्रोवेव, शॉर्ट रेडियो वेव, टेलीविजन, NFM और AM रेडियो। और उसके बाद ये 5 है और ये ऊपर में 4 है, तो एक नीचे लॉन्ग रेडियो वेव। तो क्या निकाला मैंने? GXUV इन मिस्टेक, इन इंफ्रारेड, MI से माइक्रोवेव, S से शॉर्ट रेडियो वेव, है ना, T से टेलीविजन NFM रेडियो वेव। ठीक है, बिल्कुल समझते जा रहे हो। अगला क्या है? A से AM रेडियो वेव। तो ये सारा चीज देखो याद हो गया, GXUV इन मिस्टेक। और ये नहीं तो रेडियो में GXUV कैसे बन गया? मिस्टेक से। मैं ऐसे ही याद रखता हूं क्योंकि मुझे कार वाला पसंद है। ठीक है, तो GXUV मुझे याद रहता है, GXUV इन मिस्टेक। सबको याद हो गया क्या? पक्का, एकदम गारंटी? तो देखो अब कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ये याद रखना है बस कि ये जो होता है, ये ऑर्डर जो है एनर्जी का बढ़ता है, फ्रीक्वेंसी का बढ़ता है, वेवलेंथ का घटता है। वेवलेंथ 10⁻7 से लेके 10⁻14 तक जाता है। इसके अलावा सब दमादम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखना, अभी देखना 2022 में क्या पूछा था वो क्वेश्चन बताता हूं अभी तुरंत। ये अभी बताता हूं, पहले क्वेश्चन देखो। अब ये सारा चीज मैंने लिख दिया है कि कौन कैसे प्रोड्यूस होता है, एक बार पढ़ जरूर लेना, बहुत मेहनत हुआ है। रेडियो वेव के बारे में लिखा है मैंने पूरा का पूरा, माइक्रोवेव के बारे में लिखा है पूरा का पूरा, इंफ्रारेड के बारे में। क्या ये जानना है? नहीं, पढ़ लेना बस, सारे क्वेश्चन सॉल्व अब कर लोगे। एक्सरेज के बारे में जानना है क्या? नहीं, पढ़ लेना बस। अब आ जाओ जल्दी से, गामा रेज के बारे में जानना है? नहीं, पढ़ लेना बस, क्योंकि ये टेबल भी NCERT में है, तो ये भी एक बार देख लेना क्या लिखा हुआ है बस। लेकिन क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। अब चलो जल्दी से देखना। अब 2019 में पूछा, बोला विच कलर ऑफ द लाइट हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। अरे क्या क्वेश्चन पूछा है देखो। विजिबल रीजन में नीचे की तरफ जा रहा है, विजिबल रीजन में ये वॉयलेट है, ये रेड है। रेड का होता है सबसे ज्यादा वेवलेंथ, तो रेड हो गया, खत्म। 2019 का क्वेश्चन है, हर एक साल आ रहा है, बार बार बोल रहा हूं। अगला देखो 2015 का क्वेश्चन है, पढ़ो का आंसर क्या पूछ रहा है। बोल रहा है द एनर्जी ऑफ द EM वेव इज ऑफ ऑर्डर ऑफ 10⁻15। ये एक अच्छा क्वेश्चन पूछा था यार। इसके लिए वो जो मैं तुम्हें बताते जा रहा हूं ना कि ये आना चाहिए, ये आना चाहिए, ये आना चाहिए, उसके ऊपर ये क्वेश्चन है। तो इसको अभी वेट करवाते हैं, रुको। यही एक क्वेश्चन अभी तक पूरा 35 साल में आया हुआ है, जिसके लिए एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए, वो मैं अभी बताने वाला हूं। वेट करो बस, इसको पहले सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, यहां पे आता हूं मैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन था जिसमें कि ये पूछ दिया कि किस रीजन में लाई करेगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन है जिसके लिए निकालना पड़ गया था वेवलेंथ, अदरवाइज कहीं निकालना नहीं पड़ता। इसमें निकालना पड़ेगा फॉर्मूला से, HC/λ से। टेंशन मत लो, अभी निकाल देता हूं। एनर्जी कुछ क्वेश्चन में जान नहीं है, ई दे रखा है, तो ई दे रखा है तो या तो फ्रीक्वेंसी निकाल दो तो पता चल जाएगा, और या लैम्डा निकाल लो तो पता चल जाएगा। तो SC का वैल्यू होता है 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। ये चीज 2 सेकंड में खत्म हो जाएगा। तो वेवलेंथ पता चल जाएगा, वेवलेंथ किस ऑर्डर में है तुरंत आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में जान नहीं है, लेकिन इसमें निकालना पड़ गया, लेकिन इसीलिए इसको मैं अलग रखता हूं। टेंशन मत लो, बाकी सब ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। देखना, पढ़ो 2013 का क्वेश्चन है, पढ़ो क्या है। 2013 का क्वेश्चन है, बोल रहा है द कंडीशन अंडर विच द माइक्रोवेव ओवन हीट्स अप अ फूड आइटम कंटेनिंग वाटर मॉलिक्यूल मोस्ट इफिशिएंटली। देखो, वाटर मॉलिक्यूल मतलब H2O है, इसके पास H2O मॉलिक्यूल है और उस पर एनर्जी मिल रहा है, तो वो फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करने लगता है। अगर कोई चीज को हीट करना है तो माइक्रोवेव ओवन में क्या होता है, करंट के थ्रू वहां पे काम होता है। तो करंट अगर दोनों का अगर फ्रीक्वेंसी को बराबर कर दिया जाए, ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी को, तो उसमें हाईएस्ट एम्पलीट्यूड पे ऑसिलेशन होता है, मैक्सिमम करंट फ्लो करता है। तो ये रिजोनेंस के कॉन्सेप्ट के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये चीज एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन था जो कि इसको जानना है ऑप्शन से। पढ़ो, अपने आप पता चल जाएगा। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द माइक्रोवेव हैज नो रिलेशन विद द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। गलत है। वाटर मॉलिक्यूल का नेचुरल फ्रीक्वेंसी और वो जो माइक्रोवेव है उसका फ्रीक्वेंसी दोनों मैच कर जाएगा तो हाईएस्ट एम्पलीट्यूड पे ऑसिलेशन होगा, रिजोनेंस पे मैक्सिमम करंट फ्लो होगा, हीटअप बहुत इजीली होगा और जल्दी होगा। माइक्रोवेव आर हीट वेव्स, गलत बात है, हीट वेव नहीं है। वहां पे ऐसे हाथ रख दोगे तो तुम्हें कुछ नहीं पता चलेगा, गर्म नहीं होता है वो, उसके अंदर करंट वेव्स के फॉर्म में ऑसिलेट कराता है और तब वहाँ के जो पार्टिकल होता है उसके एनर्जी, उसको ऑसिलेट कराता है, उसको एनर्जी देके वो गर्म करता है। सो ऑलवेज प्रोड्यूसिंग हीटिंग, बकवास। इंफ्रारेड वेव्स प्रोड्यूस हीटिंग इन द माइक्रोवेव ओवन, नहीं यार। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द माइक्रोवेव मस्ट मैच
द रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। ये जब होता है तब मैक्सिमम करंट फ्लो होता है और वो पूरा का पूरा चीज होता है वो तुम्हारा हीट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ वेव। समझ आया? एनर्जी मॉलिक्यूल्स को मिलने लगती है। अगला क्वेश्चन देखो, देखना सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, क्वेश्चंस इसी तरीके का है। देखो ये क्वेश्चन 2011 का बोल रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर, घटता हुआ, वेवलेंथ घटेगा तो एनर्जी बढ़ेगा। एनर्जी क्या होता है? एससी बाय लैम्डा। लैम्डा को अगर तुम घटाए जा रहे हो तो एनर्जी बढ़ाए जा रहे हो। तो अगर पूछ रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, जल्दी बताओ एनर्जी, किसका एनर्जी सबसे ज्यादा है बताओ? अभी तो बताया सर GXUV, GXUV 4 हो गया। इन मार्केट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, इन मार्केट नहीं, इन मिस्टेक, शॉर्ट रेडियो वेव, इन मिस्टेक टेलीविजन एंड FM रेडियो वेव, और अगला क्या है? AM रेडियो वेव, और अगला ये हो गया 5 के बाद तो हो गया लॉन्ग रेडियो वेव। ये 2 सेकंड में तुम लिख लोगे GXUV, और तुम्हें पता है इसका एनर्जी सबसे ज्यादा है, इसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, इसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा घट रहा है। तो डिक्रीजिंग वेवलेंथ मतलब वेवलेंथ वेवलेंथ घटता हुआ, तो ऊपर की तरफ घट रहा है। गामा का वेवलेंथ सबसे कम होगा, तो गामा का वेवलेंथ सबसे कम होगा, गामा का वेवलेंथ सबसे कम होगा, तुरंत ये दोनों खत्म। गामा के बाद किसका वेवरेज होगा? अल्ट्रावायलेट का या इंफ्रा का या माइक्रो का? तो अल्ट्रा, माइक्रो, अल्ट्रा, यह है अल्ट्रा। गामा के बाद अल्ट्रा का होगा, तो गामा के बाद अल्ट्रा, गामा के बाद अल्ट्रा, ये दोनों ऑप्शन चल रहा है अभी तक। अब इंफ्रा और माइक्रो, तो गामा के बाद अल्ट्रा, अल्ट्रा के बाद इंफ्रा, इंफ्रा के बाद माइक्रो होता है। तो इंफ्रा इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये गलत हो गया, ये सही हो गया, खत्म कहानी। देखो अब वेवलेंथ को हटा के अगर यहां पे एनर्जी पूछ देता, डिक्रीजिंग एनर्जी मतलब एनर्जी घट रहा है, तो ये इसका उल्टा हो जाता, ये पहले होता, फिर ये होता, फिर ये होता, फिर ये होता। समझते जा रहे हो? यहां पे अगर फ्रीक्वेंसी पूछता था तो जो एनर्जी को होता वही फ्रीक्वेंसी का होता। देखते जा रहे हो? ये क्वेश्चन भाई कम से कम 10 बार पूछा है नीट में। डिक्रीजिंग एनर्जी, इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, और ये कहां से याद है? 2 सेकंड में याद है। एनर्जी बढ़ रहा है और फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, ये एनर्जी बढ़ता हुआ है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे बढ़ता है, और वेवलेंथ यहाँ पे घटता है, नीचे से ऊपर जाओगे तो घट रहा है। और ये GXUV इन मिस्टेक, समझ आया? इन इंफ्रारेड, MI माइक्रोवेव, या शॉर्ट रेडियो वेव, टेलीविजन एंड FM रेडियो वेव, या AM रेडियो वेव, और उसके बाद लॉन्ग रेडियो वेव। ये टोटल कितने हैं? 10 हैं टोटल। देखो आसान से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तुरंत। अगला देखो 2005 में पूछा क्वेश्चन, बोला वेवलेंथ V फॉर विजिबल लाइट। तो फिर से तुम्हें पता ही है GXUV, ये बार बार मैं तुम्हारे लिए लिखे जा रहा हूं भैया। GXUV इन मिस्टेक, टेलीविजन एंड FM रेडियो वेव, और इसके बाद AM रेडियो वेव। ये टोटल कितने हैं? 5, ये ध्यान रखना 5 है। और इसके बाद लॉन्ग रेडियो वेव। हो गया खत्म। हाँ चलो अब क्या पूछ रहा है? वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होगा? यहाँ पे नीचे से ऊपर जाओगे वेवलेंथ तो क्या होता है? वेवलेंथ घटता है। चलो जल्दी से देखो किसका वेवलेंथ सबसे कम होगा? ये एक्सरेज का। ये V किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? विजिबल का, एक्सरेज का, और माइक्रोवेव का। अच्छा यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे देखो सबसे, ये क्या बोल रहा है? सबसे वेवलेंथ कम किसका है? एक्सरेज का। एक्सरेज का वेवलेंथ सबसे कम है। देखो एक्सरेज कहाँ पे है? एक्सरेज का वेवलेंथ सबसे कम है, सबसे कम है। और ये दोनों खत्म कर दो, एक्सरेज का सबसे कम है। एक्सरेज के बाद किसका है? विजिबल का या फिर माइक्रो का। विजिबल यहाँ पे है और माइक्रो यहाँ पे है। वेवलेंथ घट रहा है, सबसे कम वेवलेंथ है इसका, एक्सरेज का, और उसके बाद किसका है? विजिबल का। तो एक्सरेज के बाद विजिबल, आंसर हो गया बी, खत्म। देखते जा रहे हो ना? ये क्वेश्चन भाई लाइन से पूछा है। अभी 2022 में क्या क्वेश्चन पूछा था? ये देखो 2022 में यहाँ पे लिख दिया एक्सरेज, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, और कुछ लिख दिया माइक्रोवेव, और यहाँ पे ना ऑर्डर लिख दिया 4, एक ही में आंसर आ जाता। सबसे बोला यहाँ पे ना फ्रीक्वेंसी दे रखा था, फ्रीक्वेंसी दे रखा था, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जिसका होगा वही हो जाएगा किसका? देखो एक्सरेज का, क्योंकि इसमें गामा रेज नहीं है, गामा रेज का सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होता है एक्सरेज का, और एक्सरेज में एक ही ऑप्शन था, तुरंत से खत्म हो गया। ऐसे टेबल पूछा था, ऐसे टेबल, ये 4 चीज दे दिया, कुछ याद रखने की भी जरूरत नहीं है। बोला कौन किसका है? इसमें से जो सबसे ज्यादा होगा वो ही एक्सरेज का होगा भैया, क्योंकि एक्सरेज का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होता है। तुम्हें पता है ये ऑर्डर है इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी का, इंक्रीजिंग एनर्जी का, और डिक्रीजिंग वेवलेंथ का। और ये याद है GXUV 4 ऊपर है, नीचे लॉन्ग रेडियो वेव है, और बीच में क्या है? इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, शॉर्ट रेडियो वेव, टेलीविजन एंड FM रेडियो वेव, और यहाँ पे AM रेडियो वेव। GXUV इन मिस्टेक याद रखना है।
क्वेश्चन ही खत्म हो जाता है और ये क्वेश्चन हर एक साल आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है, देखो 2003 में पूछा, बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेज इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कोई भी चार्ज पार्टिकल नहीं होता, और बीटा रेज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन है, तो ये चार्ज पार्टिकल है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। एक्सरेज होता है, हीट वेव होता है और गामा रेज होता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। बीटा चार्ज पार्टिकल है, अल्फा जो है वो हीलियम प्लस प्लस न्यूक्लियस है, चार्ज पार्टिकल है। ये बीटा और अल्फा जो है चार्ज पार्टिकल है, लेकिन गामा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। समझते जा रहे हो ना, मजा आता जा रहा है। यस सर। अगला देखो 2003 में पूछा, बोला कंसीडर द रेडिएशन इमिटेड बाय द ह्यूमन बॉडी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। भैया ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन तुम्हें अगर कभी आता है तो भैया 2003 में ये क्वेश्चन से बकवास पूछा था। ह्यूमन बॉडी किस तरीके का चीज रेडिएशन करता है, ये कंप्लीटली डेटा बेस्ड क्वेश्चन पूछ दिया था। 2003 बहुत पुराना है, अब नहीं आएगा पक्का, ये बिल्कुल नहीं आ रहा है। ये क्या कुछ भी पूछ दिया था ये क्वेश्चन, क्योंकि ह्यूमन बॉडी के अंदर का टेम्परेचर के अकॉर्डिंग डिसाइड करेगा कैसा वेव होगा, किस फ्रीक्वेंसी का। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल इररिलेवेंट क्वेश्चन आया हुआ है, इसका कोई मतलब नहीं कहीं से था। टेंशन मतलब बिल्कुल नहीं, इसके बारे में दिमाग लगाना नहीं आएगा क्वेश्चन। ये बकवास चीज पूछ रहा है, पढ़ोगे तब समझ में आएगा। रेडिएशन इमिटेड लाइट इन अल्ट्रावायलेट रीजन एंड हैंस इट इज नॉट विजिबल, कुछ पता नहीं है हमें। रेडिएशन इमिटेड इन इंफ्रारेड रीजन, हमें टेम्परेचर ही नहीं पता है, एनर्जी ही नहीं पता है, हमेशा वेरिएबल होता है, तो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस नहीं है बेटा ये, ठीक है बिल्कुल। इसीलिए अब नहीं आएगा, 2003 के बाद नहीं आता। लेकिन मैंने जान के लिया था कि ऐसी चीज़ों के लिए परेशान मत होना, जाकर गूगल करके टाइम पास मत करने लगना। समझ आ गया ना। यस सर। क्या आ रहा है वो देखो, ये आ रहा है डेटाबेस क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैज द लीस्ट वेवलेंथ। तो लीस्ट वेवलेंथ किसका है, जो सबसे नीचे है। लीस्ट वेवलेंथ सबसे नीचे है, तो वेवलेंथ जो जिसका सबसे कम होगा उसका एनर्जी सबसे ज्यादा होगा। तो यहां पे है जी एक्स यूवीज, जी मतलब गामा रेज, और इसके बाद गामा रेज का सबसे कम है वेवलेंथ, तो सबसे कम है वेवलेंथ, इसीलिए इसका एनर्जी ज्यादा है, तो गामा रेज आंसर करेंगे, आंसर आ जाएगा। हाँ, ये क्वेश्चन अभी भी आया हुआ है रिसेंट ईयर में। देखो बोल रहा है ग्रीन हाउस इफेक्ट, हीटिंग ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। तुम्हें पता है ग्रीन हाउस इफेक्ट का, ये देखो ग्रीन प्लांट से होता है क्या, बकवास है। एक्सरे से होता है क्या, नहीं बकवास है। ये तुम्हें पता है ये एक्चुअल में किसके चलते होता है, इंफ्रारेड के चलते होता है, नहीं अल्ट्रावायलेट राइज के लिए होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ये चीज आ सकता है, थ्योरेटिकल है लेकिन थोड़े से लॉजिकल है। लेकिन ये भी क्वेश्चन आजकल नहीं हो रहा है, आजकल तो पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम से क्वेश्चन आ रहा है। तो ये बता दिया मैंने तुम्हें। ये देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है 2000 में देखो क्वेश्चन क्या हुआ है यहां पे। पढ़ो इस क्वेश्चन को, ये गलत है यहां पे थोड़ा सा ऑर्डर, पढ़ो क्वेश्चन को। बोल क्या रहा है, बोल रहा था फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेज, गामा रेज एंड अल्ट्रावायलेट रेज। ये क्या होता है, जी एक्स यूवी, जी मतलब गामा होता है, गामा एक्स रेज, जी एक्स यूवी। देखो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी इसका है तो सबसे ज्यादा एनर्जी इसका, इस बार फ्रीक्वेंसी पूछा, इसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगा। फिर गामा का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, बोल रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेज, एक्स पहले लिख दिया इसने, देखो ध्यान से, और एक्स को इसने ए लिखा, ये मिस्टेक मत करना। ए एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, गामा बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। गामा किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, बी को। ये गलती करता है बच्चा यहाँ पे जल्दी में, गामा को बीच में रख दिया है, जबकि गामा का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, ये ऑर्डरली नहीं लिखा। यही चीज होता है तैयारी करने का फायदा। एंड अल्ट्रावायलेट नीचे है, अल्ट्रावायलेट यहां पे है, अल्ट्रावायलेट का क्या हो जाएगा, सी। देखो ए बी सी, देन तो तुम्हें पता है गामा का सबसे ज्यादा है, तो बी ग्रेटर देन ए होगा और बी ग्रेटर देन सी होगा। कहां पे है बी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन सी, बी लेस देन है, गलत है। बी ग्रेटर देन है और बी लेस देन है, गलत है। बी छोटा हो ही नहीं सकता, बी गामा है, सबसे ज्यादा है, तो बी ग्रेटर देन ए, बी ग्रेटर देन सी, बी इज द आंसर। ऐसे क्वेश्चंस लाइन से आ रहे हैं आजकल, एक नहीं छोड़ना है तुम्हें, कर डालोगे सारे के सारे। यस सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये पढ़ो क्या, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैज द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ। स्मॉलेस्ट वेवलेंथ मतलब एनर्जी ज्यादा, गामा रेज। देखो फिर से आया, 94 में भी आया हुआ था ये। स्मॉलेस्ट वेवलेंथ मतलब एनर्जी ज्यादा, एनर्जी किसका, गामा का। ये पढ़ो क्या है 92 में, द स्ट्रक्चर ऑफ द सॉलिड इन्वेस्टिगेशन। देखो सॉलिड इन्वेस्टिगेशन एक्सरेज से होता है, ये तुम लोग भी काफी जगह पढ़े हो, केमिस्ट्री में भी पढ़े होगे, जब डिफेक्ट्स वगैरह देखते हो कि डिफेक्ट्स वगैरह चेक करने के लिए किस तरीके का यूज किया जाता है, एक्सरेज का यूज किया जाता है। सॉलिड इनविजिबल, बहुत पुराना क्वेश्चन है लेकिन सारे करवा दिया मैंने तुम्हें, कुछ छोड़ा ही नहीं मैंने, ठीक है। ये देखो पिक आउट द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसका होता है, गामा का एनर्जी सबसे ज्यादा है, वेवलेंथ कम होता है। और ब्लू और एक्सरेज का, तो ब्लू और रेड में, रेड होता है, खत्म कहानी, विजिबल लाइट का। लेकिन याद रखना कहीं आप ये रेड भी लिख दे
तो आंख बंद करके मत टिक मार देना। अगर रेड के बगल में अल्ट्रा ये लिख दे, मान लो GXUV, इसके नीचे का कुछ भी लिखे, इन मिस्टेक का कुछ भी लिखे, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, शॉर्ट रेडियो वेव, है ना, टेलीविजन एंड FM रेडियो वेव, या फिर AM रेडियो वेव या लॉन्ग रेडियो वेव, ये सब विजिबल रीजन का जो साथ होगा ना यार, मतलब रेड से भी नीचे है ये सब। अगर पूछता लॉन्ग कौन सा होगा, तो विजिबल का रेड से भी ज्यादा इंफ्रा का है, रेड से भी ज्यादा माइक्रो का है, रेड से भी ज्यादा शॉर्ट रेडियो वेव का है, रेड से भी ज्यादा टेलीविजन एंड FM रेडियो वेव का है, रेड से भी ज्यादा AM रेडियो वेव का है, रेड से भी ज्यादा लॉन्ग रेडियो वेव का है वेवलेंथ। लेकिन यहां पे गामा था ऑप्शन में और एक्सरेज था। अगर यहां पे इंफ्रारेड दे देता तो रेड को मत टिक करके आ जाना, इंफ्रारेड आंसर होता। अगर इंफ्रारेड, रेड, ब्लू और यहां पे लिख देता शॉर्ट रेडियो वेव, तो शॉर्ट रेडियो वेव का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता इन चारों में। ये ध्यान से क्वेश्चन को करना, मिस्टेक मत कर देना मेरे प्यारे बच्चों। बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसका आता है? रेडियो वेव का, क्योंकि रेडियो वेव सबसे नीचे है। रेडियो वेव में वो सारे आ गए हैं, रेडियो वेव, लॉन्ग रेडियो वेव हो गया या शॉर्ट रेडियो वेव हो गया, या FM मिस्टेक है, माइक्रोवेव, यहाँ पे शॉर्ट रेडियो वेव है ना, टेलीविजन एंड FM रेडियो वेव है ना। तो ये सारे रेडियो वेव्स हैं जो कि नीचे नीचे रीजन में है। गामा का नहीं होता लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, इसका कम होता है, एनर्जी ज़्यादा होता है, इसका कम होता है, इसका कम होता है। रेडियो वेव्स आंसर करोगे यहाँ पे। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंटली मैंने बता दिया कि पूरा पैटर्न वाइज क्वेश्चंस क्या आता है। एक क्वेश्चन जो मैंने अभी छोड़ा था उसके ऊपर बात करेंगे सबसे पहले कि देखो ये टेबल जरूर एक बार देख लेना, वैसे इसका बहुत ज़्यादा यूसेज नहीं है, लेकिन ये जो चीज़ मैंने बताया ना तुम्हें, ये भाई ब्रह्मास्त्र है पूरा, कि एनर्जी बढ़ता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ता है और वेवलेंथ। अब डेटा से भी निकाल दोगे। एक बार क्वेश्चंस ना रेंज के ऊपर भी पूछेगा, इतना याद कर लोगे तो तुम्हारा क्वेश्चन आ जाएगा। ये रेंज भी याद रखना है क्या? इतना याद ही नहीं रख पाओगे, फालतू का परेशान हो जाओगे। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन से तुम्हें टिक मिल जाएगा, तुम टेंशन मत लो। और यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है वो क्या है, देखो इसने पूछ डाला एक्चुअल में कि इस एनर्जी में, ये जो वेट वाला क्वेश्चन लिखा हुआ था मैंने, वो क्या था वो जरा सा देख लो जल्दी से, कहाँ गया वेट? वेट लिखा था ना कहीं यार, हाँ ये वाला। ये क्वेश्चन में क्या था, बोल रहा है एनर्जी दे रखा है 15 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी का वैल्यू दे दिया 15,000। देखो किलो का मतलब 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये Hc का वैल्यू होता है बेटा 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, और ये लैम्डा अब नैनोमीटर में आ जाएगा। अब लैम्डा नैनोमीटर में आएगा तो मीटर में निकाल लेते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट खत्म हो गया, ठीक है। और लैम्डा देखो यहां पे लाओगे तो लैम्डा का वैल्यू आ गया 1240 डिवाइडेड बाय 15,000। देखो ये जब निकलेगा लैम्डा, तब तुम्हें चेक करना पड़ेगा एक्चुअल में कि ये जो रेडिएशंस वाला ये जो पूरा टेबल बनाया मैंने, इसका ये लिखना पड़ेगा एक बार। GXUV लिखने के बाद ये लिखना पड़ेगा कि 10⁻7 से अरेंज होता आता है ये 10⁻14 में। बीच में विजिबल के पास तुम्हें पता है ये नैनोमीटर का होता है, ये हमेशा नैनोमीटर का होता है। तो ये देखो ये 10⁻⁻9 से लेके ये देखो, ये यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो तब समझ में आएगा, ये नैनोमीटर के रेंज का है ये वाला चीज। लेकिन कैसा नैनोमीटर? लगभग 400 से लेके 700 नैनोमीटर। तो 2 जीरो यहाँ से और खत्म होने वाला है यहाँ पे। तो नैनो में होता है कितना? -9, उसमें से ये 3 डिजिट और खत्म करोगे तो 6 की रेंज में ये है। ये चीज तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि 10⁻⁻6 के रेंज में विजिबल आता है। तो ये एक एक्स्ट्रा डेटा जो बार बार बोल रहा हूँ, वो याद रखने से वो क्वेश्चन होगा जो एनर्जी दे देगा। अदरवाइज तो तुम कोई भी क्वेश्चंस कर लोगे, अगर एनर्जी दिया बेटा तो समझ लो तुम्हारा कैलकुलेशन फंसेगा और मिस्टेक होने का चांस रहेगा। तो टेंशन मत लेना, छोड़ के आना, टेंशन मत लेना, सब गलत करेंगे। और अगर तुम्हें फिर याद है अगर और तुम ये कर सकते हो तो वो भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। Hc बाय लैम्डा से तुरंत से आंसर आ जाएगा, किसी रीजन में आ जाएगा, पता चल जाएगा। लेकिन बाकी कोई भी क्वेश्चन आज तक जो आया हुआ है 35 साल में वो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन एक क्वेश्चन बस है। इसीलिए मैं EM वेव में गारंटी देके तुम्हें बता दिया बेटा कि सारे के सारे क्वेश्चंस कर लोगे। कि थैंक यू बच्चा लोग। अब 2 चीज इसमें छुटा हुआ है, बता देता हूं कौन सा चीज। एक है फोर्स और दूसरा है एवरेज एनर्जी। तो बता ही देता हूं, इतना बता दिया तो चलो 2 मिनट रुक जाओ बस। तो एक चीज है फोर्स बेटा, फोर्स को समझ लो। फोर्स क्या होता है? ये जो रेडिएशंस होता है ना बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसके ऊपर क्या होता है? मोमेंटम होता है h बाय लैम्डा। देखना ध्यान से, h बाय लैम्डा, और एनर्जी होता है Hc बाय लैम्डा।
तो इस मोमेंटम को अगर मैं c से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, देखना hc बाय लैम्डा और c से मल्टीप्लाई किया c से डिवाइड, तो ये दोनों खत्म हो जाएगा, अभी भी h बाय लैम्डा है, और hc बाय लैम्डा को एनर्जी लिख दिया, तो एनर्जी बाय c भी लिख देते हैं। तो देखो यहाँ पे होता क्या है, कभी भी कोई भी सरफेस है, मान लो ये सरफेस है, इसके ऊपर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंसिडेंट किया खबाच, तो ये रिफ्लेक्ट भी करता है, रिफ्रैक्ट भी करता है, ये रिफ्लेक्शन सारे फिनोमेना होल्ड होता है यहाँ पे। तो अगर कोई भी सरफेस परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, सरफेस कैसा है, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जितना आया उतना ही रिफ्लेक्ट करता है, तो ये बिल्कुल वैसा ही हो गया कि एक लाइट एक कोई चीज आया जिसके पास इनिशियल मोमेंटम जो है वो E बाई सी के बराबर है, देखो ध्यान से, और फाइनल मोमेंटम भी कितना हो गया, E बाई सी। इसको बोलते हैं परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये एक बार आया हुआ इसलिए बता देता हूं। तो यहां पे अगर कोई पूछता है तुमसे कि बताओ कितना एवरेज फोर्स लगा या चेंज इन मोमेंटम कितना है, तो चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी क्या होता है, वेक्टर होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम ऊपर का पॉजिटिव अगर लोगे, ध्यान से देखना फॉर्मूला में माइनस, तो ये वेक्टर है एक्चुअल में, तो नीचे जाने वाले को एक और माइनस लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा कितना, देखो -2e/c। देखो कितना मजा आया, 2e/c हो गया। देखते जा रहे हो चेंज इन मोमेंटम। कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है प्रेशर बताओ, ये भी सब चीज समझना। मैं रेडिएशन प्रेशर या रेडिएशन फोर्स की बात करता हूँ, रेडिएशन फोर्स की, रेडिएशन प्रेशर की, इसको इंटेंसिटी के टर्म में रिप्रेजेंट करता है लोग। तो इंटेंसिटी क्या होता है वो देख लो। सबसे पहले इंटेंसिटी होता है बेटा एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। समटाइम्स लैंग्वेज यूज होता है कि एनर्जी इंसिडेंस पर सेकेंड। अगर एनर्जी इंसिडेंस पर सेकेंड कोई लिख दिया और उसे किसी ने ई से रिप्रेजेंट किया, तो ई बाई टी को ही लोग एक्चुअल में एनर्जी बाय एरिया, एनर्जी बाय टाइम जानते हो क्या होता है, ये पावर होता है, पावर, ये पावर बाय एरिया जो है वो एक्चुअल में इंटेंसिटी के बराबर है। इंटेंसिटी एक्चुअल में है पावर बाय एरिया के बराबर, समझते जाओ ध्यान से। अब क्या हो जाएगा, पावर अगर तुम्हें लिखना है तो क्या लिखोगे, एनर्जी इंटेंसिटी इंटू एरिया। हाँ सर, देखो ध्यान से बताता हूं, एक क्वेश्चन पूछता है बार बार। अब यहां पे समटाइम्स पूछता है एनर्जी इंसिडेंस पर सेकेंड। इसका मतलब ये एनर्जी बाय टाइम अपने आप ले लिया, लेकिन टाइम का वैल्यू 1 सेकेंड लिया, तो लिखता ई है लेकिन बोलता एनर्जी इंसिडेंस पर सेकेंड है। और एनर्जी इंसिडेंस पर सेकेंड एक्चुअल में पावर है, एनर्जी पर यूनिट टाइम एक्चुअल में क्या है, पावर। तो ये पावर को ही ई समटाइम्स लिखता है लेकिन बोलता है एनर्जी इंसिडेंस पर सेकेंड। ई को समटाइम्स आई ए भी लिखा जाता है। देखो कितना इंटरेस्टिंग चीज है, ई को समटाइम्स आई ए लिख देता है, ई को समटाइम्स आई ए लिख देता है। देखते जा रहे हो, लेकिन ये क्या है, ये क्या है एक्चुअल में, एनर्जी इंसिडेंस पर सेकेंड है लिखा हुआ है, उसको इंटेंसिटी इंटू एरिया से रिप्लेस कर दिया जाता है। अब देखो कितना इंटरेस्टिंग चीज मैं तुम्हें बताता हूं। अगर मैं बोलूं कि मोमेंटम क्या होगा बताओ मुझे, तो मोमेंटम है क्या एक्चुअल में, ये है मोमेंटम क्या है, देखो जल्दी से, एनर्जी बाय सी है, लेकिन ये एक्चुअल में एनर्जी है सर, ये एनर्जी इंसिडेंस पर सेकेंड नहीं है, बात को समझना। लेकिन अगर मैं इसे आई के टर्म में लिखना चाहूंगा, इंटेंसिटी के टर्म में लिखना चाहूंगा, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, तो हमें ये बात पर सेकेंड वर्ड यूज लिखना पड़ेगा। तो अगर मैं बोलूं मोमेंटम पर सेकेंड, तो मोमेंट चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम, ये थोड़ा समझो ध्यान से, थोड़ा सा समझो बच्चों, टेंशन मत लो, थोड़ा सा समझो। एक एक चीज दोबारा से रिकैप करता हूं। देखो मोमेंटम होता है एच बाय लैम्डा, एच होता है सी से मल्टीप्लाई सी से डिवाइड ए एच सी बाय लैम्डा, ये एनर्जी ई है। लेकिन कभी कभी न्यूमेरिकल वाला तुम्हें ई नहीं बोलता है। अगर एनर्जी ई दे दिया तब बहुत आसान है, मोमेंटम क्या होगा, ई बाई सी, जाने वाला ई बाई सी, चेंज इन मोमेंटम हो गया 2e/c। लेकिन समटाइम्स फोर्स अगर पूछता है तो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, और इसे भी दुनिया 2e/c और इंटू डेल्टा टी। अब ये एनर्जी पर यूनिट टाइम तो पावर है ना यार, इसको या तो तुम 2w वॉट बाय सी लिखो, या समटाइम्स इसे दुनिया 2e डैश बाय सी लिख देती है। यही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं,
यही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक और चीज लिखता है फोर्स को, देखो ध्यान से क्या लिखता है। अभी फोर्स को एक और चीज लिखता है। फोर्स क्या बताया मैंने, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। हाँ सर, अभी क्या बताया, ये चेंज इन मोमेंटम है। चेंज इन मोमेंटम क्या हो गया, अभी तुरंत बताया मैंने, अभी तुरंत बताया। ये देखो, ये सर क्या है, 2e बाय सी इंटू डेल्टा टी है। ध्यान से देखो, 2e बाय सी इंटू डेल्टा टी है। और ध्यान से देखना, मुझे इसको इंटेंसिटी के टर्म में लिखना है। इंटेंसिटी क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो एरिया से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ये क्या है भैया, इंटेंसिटी। एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, एरिया से मल्टीप्लाई डिवाइड। तो ये क्या हो गया, आई। तो क्या है, 2i a बाय सी। ये होता है बेटा फोर्स का एक्सप्रेशन। ये सीधा एग्जाम में आता है। अगर प्रेशर पूछता है तो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स के नीचे में एरिया लिखो, देखो 2i बाई सी। ये सीधा एग्जाम में आता है। इसको बोलते हैं रेडिएशन प्रेशर। रेडिएशन प्रेशर, देखो मजा आ रहा है, 2i बाई सी। ये चीज बहुत बार एग्जाम में आता है, 2i बाई सी। और अब लास्ट चीज, एक चीज इतना बता दिया तो एक चीज और समझ लो, और वो क्या है सर, वो है आपके पास, देखिए जल्दी से ध्यान से, एनर्जी। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो कोई भी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसमें दो चीज है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक मैग्नेटिक फील्ड है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एनर्जी डेंसिटी होता है और मैग्नेटिक फील्ड का जो एनर्जी डेंसिटी होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड का एनर्जी डेंसिटी है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एनर्जी डेंसिटी है। इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं एनर्जी डेंसिटी, और इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड का एनर्जी डेंसिटी। ये होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और ये होता है बी नॉट स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। ये चीज देखो, ये एनर्जी डेंसिटी है। अगर यहां पे मैं लिखूं एवरेज एनर्जी डेंसिटी, एवरेज को ऐसे लिखा जाता है, एवरेज को, एवरेज हो गया ये, तो यहां पे साइन और कॉस का स्क्वायर आ जाएगा ये स्क्वायर के टर्म में, और साइन स्क्वायर का एवरेज हाफ होता है, तो हाफ और हाफ 1/4 हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बच्चा सोचता रहता है कि ये 1/4 कहां से आ गया भैया। और फिर यहां पे ई नॉट स्क्वायर हो जाता है। मैग्नेटिक फील्ड का एवरेज एनर्जी ये भी हो जाएगा, इस बी नॉट, ये बी स्क्वायर है, देखो बी में बी नॉट साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर का एवरेज फिर से आधा हो जाएगा, और ये 2/4 हो जाएगा। तो ये 1/4 यहां पे देखो बी नॉट स्क्वायर बाय म्यू नॉट हो जाएगा। ये दोनों बराबर होता है हमेशा। ये जो इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी है और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, ये दोनों बराबर होते हैं। अगर टोटल एनर्जी पूछता है कोई, टोटल एनर्जी डेंसिटी पूछता है, तो इन दोनों का सम होता है, और ये दोनों बराबर है, तो या तो ट्वाइस ऑफ म्यू ई के बराबर हो जाएगा या ट्वाइस ऑफ म्यू बी के बराबर हो जाएगा। ये दोनों बराबर होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर हो जाएगा। देखो ये एवरेज नहीं है, अभी टोटल है। एवरेज लिखोगे तो फिर आधा हो जाएगा, टोटल एवरेज आधा हो जाएगा, और ये भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा बी नॉट स्क्वायर बाय म्यू नॉट। ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या बोल रहा था मैं, एवरेज आधा कैसे हो जाता है, 1/4 कैसे आता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों कंपोनेंट बराबर होता है। अब इसमें दो चीज और है जो बोल ही देता हूं, 2 मिनट लग ही रहा है तो खत्म ही करो। एक है बेटा, मैक्सवेल ने 4 लॉ दिए और उसने बोला भैया ये सारा लॉ जो है ना वो क्या है, वो क्या है, वो हमारा लॉ है। उसने चारों लॉ को अपना लॉ बोल दिया मैक्सवेल ने। कौन कौन से लॉ, इसको बोलती है दुनिया मैक्सवेल का लॉ। एक तो ये जो गॉस लॉ का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये कभी कभी पूछ सकता है, गॉस का जो ई डॉट डी एस है क्यू इनक्लोज बाय एक्स नॉट, इसे भी मैक्सवेल लॉ बोलते हैं। ये जो बी डॉट डी सी है मैग्नेटोस्टैटिक्स का, इसे भी मैक्सवेल का मॉडिफाइड फॉर्म बोलते हैं। ये ई डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी जो है, ये फाई, ये जो है ये भी फैराडेज लॉ है। ये क्या है, फैराडेज लॉ, लेकिन इसे भी मैक्सवेल लॉ बोलते हैं, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और एक इसे बोलते हैं मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर मैक्सवेल लॉ। इसे बोलते हैं एम्पियर मैक्सवेल लॉ का जनरलाइज्ड फॉर्म या मॉडिफाइड फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं, मॉडिफाइड फॉर्म। तो ये कभी कभी आ सकता है कि बताओ मैक्सवेल का कौन सा लॉ है, तो ये चारों के चारों को मैक्सवेल का लॉ बोलते हैं। और यहां से एक और फॉर्मूला जन्म लेता है ये, जिसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला, जो होता है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। यहाँ एम नहीं है, ये गलत है। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स का चेंज है। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का चेंज है। क्या है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का चेंज है। अब ये समझो, ये बताया था
मैक्सवेल ने, कि देखो एक होता है कंडक्शन करंट जो तार में चलता है, लेकिन कभी टाइम वेरिंग करंट के चलते भी स्पेस में एक करंट डेवलप हो जाता है बिना तार का, और वो है डिस्प्लेसमेंट करंट। तो एक्चुअल में जो नेट करंट है वो कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट का सम होता है, लेकिन वायर्स में हमेशा कंडक्शन ही होता है। और एक और तरीके से प्रूफ किया इसने कि ये जो कंडक्शन करंट है और डिस्प्लेसमेंट करंट ये दोनों वैल्यू बराबर होता है। तो ये डिस्प्लेसमेंट करंट के ऊपर कभी भी क्वेश्चन पूछेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज को अगर एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट करंट निकलता है। इस चैप्टर का एक एक चीज बता दिया बेहतरीन तरीके से 2 घंटे के अंदर। तो यही बात मैंने बोला था कि पूरा चीज समझ लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा, मजा आ जाएगा बच्चों। और इसी तरीके से ये आपको पता चल गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एक क्वेश्चन जरूर आएगा, स्पेक्ट्रम से आएगा, एवरेज से आएगा, फोर्स से आएगा, और वहां पे जितना चीज मैंने बताया कि प्रॉपर्टीज से आएगा, किस तरीके से E क्रॉस P जेड, बहुत आराम से बताया है, मजा आ जाएगा, इसको जरूर कर लेना। थैंक यू बच्चा लोग, लव यू बच्चा लोग, बाय बच्चा लोग, मिलते हैं फिर से धमाकेदार। आप लोगों को पता चल गया कि हम आप लोगों के लिए पूरा कंप्लीट फिजिक्स रिवीजन, मैथ्स, केमिस्ट्री रिवीजन, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और आपके पास बॉटनी चलो जी लेकर आ रहे हैं। 3 दिन हमारे साथ पढ़ाई कीजिए और श्योर कीजिए अपने सिलेक्शन को, क्योंकि हम 720 बस 720 पढ़ाएंगे बेटा। आप 3 दिन रुकिए, आपका मार्क्स कम से कम 150 से ज़्यादा इंप्रूव होगा, क्योंकि हम बहुत रिगरस तैयारी कर रहे थे 15 दिन से आपके लिए, राइट बेटा। तो बहुत बढ़िया चीज़ लेकर आ रहे हैं, मिलते हैं फिर से आपके लिए। ऑल द बेस्ट बच्चा लोग, एकदम परेशान नहीं होना है, जान लगाना है, मेहनत करना है। एक चीज हमेशा याद रखना कि तुम डॉक्टर बनने के लिए आए हो यार। डॉक्टर के अंदर ना दुनिया का हर एक चीज होता है, पेशेंस होता है, प्रेशर हैंडलिंग एटीट्यूड होता है। 3-4 दिन तुम नहीं भी सोओगे ना तो भी तुम्हारे पास अगर एक मरा हुआ पेशेंट आ जाएगा ना तो भी तुम उसका इलाज करने की कोशिश करोगे, और कोशिश करोगे कि जिंदा कर लें। ऐसे नहीं बोलोगे, कोई एकदम खत्म होने वाला है, लगेगा निपट जाएंगे तो भी कोशिश करोगे अंतिम समय तक। भले सपोज करो कि तुम 3 दिन से जगे हो और फिर भी अगर कोई पेशेंट आके तुम जा रहे हो घर तो भी आ जाता है और तुम्हें लगता है कि इमरजेंसी पेशेंट है तो भी तुम करोगे। तो वही समय को याद करो बेटा कि अब वही समय है, तुम्हें इमरजेंसी टाइम आया है और तुम्हें हमारे साथ लगना है और अपने सिलेक्शन को इसी साल श्योर करना है। जो होगा देखा जाएगा, लेकिन याद रखना ये दिन अगर तुमने मेहनत किया है ना तो बहुत मजा देगा तुम्हें और कोई तुम्हें नहीं रोक सकता। बहुत कॉन्फिडेंस आएगा और खुश रहोगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब समय था, टीचर लगा था हमारे साथ, तो तुमने भी मेहनत की थी। कोई दुनिया की ताकत ऐसे लोगों को सक्सेस होने से नहीं रोकती है। भले डॉक्टर बनो या नहीं बनो, जीवन के हर एक पड़ाव पे सक्सेसफुल रहोगे यदि तुम मेहनत करने के लिए ठान लिए हो और टीचर के साथ लगने के लिए और अपने काम को ऑनेस्टली कर रहे हो। तो अपने काम को ऑनेस्टली करो, रेस्ट एवरीथिंग इज छोड़ दो, रेस्ट गॉड विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। ओके बेटा, मिलते हैं फिर से एक और धमाकेदार से लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू बच्चा लोग, लव यू बच्चा लोग, बाय बाय बच्चा लोग।